क्योंकि मीडिया की भी टीआरपी व्यूज से ही नापी जा रही है, तो उसको भी व्यूज चाहिए। वो न्यूज नहीं दिखाएगा जिसपे उसको लगता है कि लोग बोर होंगे और लोग देखना नहीं चाहते। कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री थी किसकी? भारत सरकार की ना। उनकी जिम्मेदारी थी कि क्या प्रसारित होना चाहिए और क्या नहीं। दूरदर्शन एक सरकारी चैनल था, वो अलूल जलूल खबरें नहीं दिखा सकता था, इसलिए पिट गया था। मैं ये कह रहा हूं कि हम विधायक और एमपी बना क्यों रहे? हम एक राष्ट्रपति चुनाव कर लेते हैं जैसे यूएस में होता है और सीधे मोदी जी को खड़ा कर देते हैं, कितना कम खर्चा है। चुने हुए लोगों पे बहुत पैसा होगा और बाकी सब जनता रोड पे सिर्फ राशन मांग रही है। आपकी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक जो फाइनेंस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड? मेरे लिए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये चीज मैं जानता था कि मैं एजुकेशन में बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, मैं एजुकेशन को बिजनेस नहीं बना सकता। तो आपने कितने स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ा दिया है? मैंने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा शिक्षित कर दिया है? सिखाया तो ये गया ना कि जेब में पैसा तो लोग पूछेंगे भाई तू कैसा। हाँ बिल्कुल सही तो बात। लगता है ना कि यार पैसा ही कमाया जाए, यही सबसे मेन मोटिवेशन है। पैसा कमाया जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन काम पे फोकस करके। पैसा आप सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग से पैसा आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। आप मुझे 3 या 5 मनी हैक्स बताओ जो आप समझो अपनी लाइफ से कि अगर मेरे पास मैं पैसा कमा लूं या मैं कमाने की जर्नी में जा रहा हूं तो क्या मेरे लिए मनी हैक्स हो सकते हैं। और आपने कहा कि यार मेरे को भी लगता है कुछ तो भी तो है, ये क्या है? मतलब रिलेशनशिप फंसता है, ये सपोर्ट होता है या अगेंस्ट होता है? तो लास्ट टाइम भैया हम लोग बैठे थे जब आप मेरे को बता रहे थे कि 7 दिन में आपने कुछ 90-95 लाख रुपए स्टॉक मार्केट से कमा लिए। प्रॉफिट किया था, प्रॉफिट किया। और वो आपने मेरे को दिखाया था, तबीयत से दिखाया था और लाइव दिखाया था और बताया था कि देखो मैं मैथमेटिशियन आदमी हूँ और मैं मेरी प्रॉपर मैथ्स लगा के पैसे कमा रहा हूँ इस मार्केट में, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करके। पहले तो शॉर्ट में बता दो कि आप करना क्या चाह रहे थे और क्या कर रहे थे वहां पे। शॉर्ट में बताना आप क्या कर रहे थे कुछ और क्यों छोड़ा। मुझे तो बिल्कुल पता भी नहीं था और मैं जानता भी नहीं था। मैं तो एक सेमिनार में गया हुआ था और वहाँ उस सेमिनार में एक हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर रविंद्र भारती, वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थे। तो किसी ने बताया कि अरे इन्होंने इतना पैसा बनाया है, ये वो दुनियादारी। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था और मैं पूछने में भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों में शर्माता हूँ। मेरा अपना अलग काम है, मुझे इससे इंटरेस्ट भी नहीं है इन सब चीज़ों में। बट मैं सोचा यार हम भी करके देखते हैं। तो पहले दिन तो मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या है। तो पहले दिन तो मैंने सोचा कुछ किया, तो पता नहीं कैसे कुछ किया और 100-150 रुपये बन गए। मैंने कहा यार कुछ तो बात है, 100-150 रुपये बन गए। मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार एक ब्रेड का पैकेट मतलब आ जाएगा, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ, उसके बाद मैंने अपने ऑफिस में 1-2 लोगों से बात की, तो बोले कि हम भी करते हैं, तो कुछ मतलब बढ़िया चीज़ है बहुत। तो हमने किया। तो पहले दिन की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ऐसा हुआ कि मैं तो अपने काम में भी रहता था, क्लासेस में रहता था, तो किसी ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे करके ये बैंक निफ्टी होती है, ये इसकी कॉल और पुट होती है, आप ये खरीद सकते हैं और ये बेच सकते हैं। मुझे इतना ही पता था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने वो कॉल खरीद ली और मैं अपना क्लास में चला गया। क्यों खरीदी? ऐसी खरीदी? ऐसी खरीदी? हाँ ऐसी खरीद ली। पॉडकास्ट। और कितने की खरीदी? कितने रुपए की खरीदी? मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं खरीदी होगी, तो 15-20 हज़ार की खरीदी होगी। ठीक है, अब 15-20 हज़ार क्वांटिटी खरीदी? नहीं 15-20 हज़ार रुपए की खरीदी। 20 हज़ार रुपए की खरीदी? 30 हज़ार की खरीदी होगी, याद नहीं है एग्जैक्ट, अभी 2 साल पुरानी बात हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं तो क्लासेस में आ गया। मैं जब लौट के आया तो उन्होंने मुझसे पूछा अरे आपने देखा वो तो बहुत ऊपर चला गया। मैंने देखा तो उस पर 33,000 का प्रॉफिट और मैंने उसको तुरंत सेल किया। मैंने कहा ये तो बड़ी मजेदार चीज़ है। स्टार्टिंग में जब आप पहली बार कोई चीज़ जानते हो, शायद आज से 2 साल पहले इतना था भी नहीं जितना अभी ट्रेडिंग का हर जगह दिखता है आपको। आज इतने सारे जो है फाइनेंस इन्फ्लुएंसर भी हैं और आप जैसे बड़े बड़े लोग तो खैर पहले भी होंगे, हमें नहीं पता था उस टाइम। तो मुझे समझ में आ गया यार। मैंने कहा अब तो भाई जो है, ये कौन थे अपने जो जिनकी डेथ हो गई है अभी, बहुत बड़े स्टॉक मार्केट, राकेश झुनझुनवाला। मैंने कहा अब तो भाई अपने आप को झुंझुनवाला समझता। हमारा ये मेरा ये स्पेशली रहता भी है कि 2 मिनट में एकदम बहुत ऊंचा सोचने लगना। मैंने कहा अब तो झुंझुनवाला बनेंगे। मैं उस दिन फ्राइडे था तो बस मुझे मंडे का इंतजार था। मैं पैसे वैसे लेके एकदम बैठा हुआ था और मैंने कहा एक मोबाइल पे नहीं 2 मोबाइल पे करेंगे। मैंने पहले दिन किया और पहले दिन मुझे याद है एक मोबाइल में 2.5 लाख और एक मोबाइल में 1,30,000 रुपये मैंने बनाए। क्योंकि पता नहीं था, पता नहीं होता है तो जब आप शायद ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी करते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि वो चीज़ अगर आपके लिए सेकेंडरी होती है तो भी आप अच्छा परफॉर्म करते हो। क्योंकि मेरे लिए ये प्राइमरी नहीं था कि मेरा ध्यान उसी पे, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बार बार देखूँ नीचे जा रहा ऊपर जा रहा है तो मुश्किल है। उसके बाद तो मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। मैंने 10-15 लाख रुपए डाले, वो प्रॉफिट मिला के मैंने 20 लाख रुपए किए और 20 लाख से मैंने 7 दिन में 98 लाख कर दिए थे। रोज का 5-7 लाख। और मेरा ऐसा नहीं था कि मैं पर डे बेच ही रहा हूँ, मतलब रोज का रोज ही निकल रहा हूँ, ऐसा नहीं था। एक्सपायरी तक रुके रहना है। तो ओवरऑल लॉस प्रॉफिट सब काट के मैंने पहले वीक में ही इतना पैसा बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा बीच में बिजी हो गया। फिर मैंने जब दोबारा शुरू किया
तो एंड जब भाई आप लोग आपके लिए बता दूं मैं, जिनको लग रहा हो यार ये क्या बात कर रहे हैं, 2 साल पुरानी बात हो गई है और मैंने इनके खुद की स्क्रीन पे देखा है, तो तुम मैं मेरे आपको पे स्क्रीनशॉट दे दूंगा तो आप दिखाएंगे तो इन लोग को स्क्रीनशॉट अच्छा दे लगेगा। देंगे। चलो स्क्रीनशॉट दे दिया आपको, हाँ, चलो वो मैं दे स्क्रीनशॉट दूंगा। यहाँ पे लगा दिया अभी हाँ यहाँ पे बीच में। हाँ। और आई वाज शॉक कि मैंने कहा भैया आप कर क्या रहे हो, कहा वो मैं तेरे को समझाऊंगा। मेरे को इन्होंने क्या कहा था उस समय, इनको याद है नहीं याद मुझे नहीं पता, मैं इन्हीं के ऑफिस में मिला था, वो मैं तेरे को समझाऊंगा भाई देख, पर आराम से आएगा मेरे पास तबीयत से लेके और मेरी बात सुनने आएगा। मतलब उस समय ये मेरा पॉडकास्ट ले रहे थे, उन्होंने कहा तू मेरा पॉडकास्ट लेगा तबीयत से सुनेगा तो समझाऊंगा। अरे हाँ भैया अरे कंटिन्यू, और स्क्रीनशॉट अभी तो तक लग जाएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद जब मैंने दोबारा देखा तो मेरा काम बिल्कुल एकदम डाउन होता जा रहा है, मैं अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्लासेस पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने और लोगों की इस चीज़ पे व्यूज भी देखे कि मैंने यूट्यूब पे जाके देखा क्या होता है ट्रेडिंग, किस एंगल से फायदेमंद है नुकसानदायक है। तो मुझे कई सारी चीज़ें पता चली और मेरे को उस टाइम भी एक दो लोगों से जिनसे मैं कनेक्ट था उन्होंने ये भी बताया कि इसमें लॉसेस भी होते हैं और कभी भी बहुत बड़ा, आपसे भी शायद ये बात हुई थी तब आपने भी बताया था, एक दो और लोग भी थे। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगा वो ये था कि मैं जितने भी ट्रेडर्स को देखता था, जैसे आप ट्रेडर नहीं है बेसिकली तो आपका चेहरा एकदम खिलखिलाया हुआ, मैं जितने ट्रेडर्स को देखता था मैं जो एकदम सुबह शाम बैठ के सारे टाइम ट्रेड कर रहे हैं। भाई हाँ। उनका जो मैं स्ट्रेस देखता था लेवल, उस टाइम तो दो चार लोग ही हुआ करते, तो मैं समझ गया यार ये चीज़ गलत तो है। क्योंकि मैंने ये देखा कि पैसा आने के बावजूद भी जब आपका इतना पैसा लगा होता है तो आपको एक अलग टाइप की सिवरिंग होती है कि आपका 50 लाख लगाए, 60 लाख लगाए, 70 लाख लगाए। जब आप इतना मोटा पैसा, जब आप वो नीचे जा रहा होता है और आपको लगता है यार एवरेज कर लेता हूँ और खरीदता हूँ और खरीदता हूँ, तो वो जो स्ट्रेस है उससे मुझे इतना समझ में आ गया था कि ये 1-2 महीने भी 4 महीने कर ली तो 3-4 तो बीमारियां हो जानी है और मतलब इतनी बेचैनी हो जानी है कि आप और कोई काम तो कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या है ना, ये इजी मनी है। जब आपको पैसा इतनी आसानी से मिलता हुआ दिखने लगता है तो आप उसी चीज़ पे डिपेंड होने लगते हैं और आप अपने बाकी के काम साइड कर देते हो। जिस दिन आपने ट्रेडिंग को प्राइमरी मान लिया आप कभी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। वो जब तक सेकेंडरी आप कोई और काम कर रहे हो और उस काम से आप कुछ पैसा 5-10% अगर लगा भी रहे हो तो ठीक बात है। वरना आज आप देखो मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं, सर मेरा इतना पैसा लुट गया। और ये तो ट्रेडिंग तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। लोग आजकल, एक बच्चा मेरे पास अभी आया कह रहा है मेरे को 12 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं मर जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा। सेलेक्टेड था ऑलरेडी, जॉब कर रहा था, पुलिस में था। उसने पैसे ले लेके क्या किया, मेरे को उसी ने बताया कि हेलीकॉप्टर उड़ाता था। आपको मतलब पता है इसके बारे में? नहीं। एक कोई ऐप है जहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर उड़ाने होते हैं, आपका एक बारी में पैसा 25 गुना भी हो सकता है, 26 गुना भी हो सकता है। हाँ, तो ऐसे ऐसे ऐप आ गए, बेसिकली इतने सट्टेबाजी के ऐप आ गए। मैं नाम नहीं लूंगा बट आपको पता है कि बहुत सारे ऐप ऐसे मार्केट में हैं। तो उन ऐपों ने जो यूथ को अट्रैक्ट किया है कि बहुत जल्दी पैसा बना लेते हैं, बहुत जल्दी पैसा बना लेते हैं। तो बहुत जल्दी कोई भी चीज़ हो, मैं जिंदगी को भी मार्केट से इतना ज़्यादा अच्छे से रिलेट करता हूँ और बताता हूँ कि जैसे आप देखते हो ना कि बहुत जल्दी पैसा आ गया, तो वो बहुत जल्दी जाता भी है। आप कुछ भी बहुत जल्दी करके देख लीजिए। क्योंकि आप लाइफ में भी जो लोग अचानक से ऊपर पहुंच जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, चाहे वो रानू मंडल हो, चाहे वो अभी वो टिक्की सी बजाता है बंदा, ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे जो एक एक दो दो दिन के लिए आए, बहुत बड़े वायरल हो सेंसेशन हो गए, गए। सेंसेशन हो गए और उसके बाद आज पता नहीं है कहाँ है। कोई स्टॉक ही देख लीजिए, बैंक निफ्टी जब अचानक से एक साथ ऊपर बढ़ता है तो फिर वो नीचे भी तो आता है। ऐसा जेन स्ट्रीट नहीं किया था ऑपरेटर गेम। हाँ, मतलब होता क्या है कि जब तक आप ऊपर बढ़ तो रहे हो लेकिन आप अपने सपोर्ट क्रिएट नहीं कर रहे हो, सीधे बढ़ रहे हो। आप पहाड़ पे भी चल रहे हो, एक साथ भागे आप, तो आप एक साथ नीचे गिर जाओगे क्योंकि आपने सपोर्ट क्रिएट नहीं किया। आप उसी स्टॉक को देखिए जो सपोर्ट क्रिएट कर करके आगे बढ़ता है, तो वो गिरता है तो वो पहले पहली सपोर्ट पे गिरता है, फिर वो दूसरी सपोर्ट पे गिरता है। तो सपोर्ट क्रिएट करते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है लाइफ। मैंने उस समय भी आपको ये कहा था कि यार फुल टाइम ट्रेडिंग तो सुबह शाम बैठ के मैं नहीं कर रहा, या तो आप स्विंग ट्रेडिंग करो या आप एल्गो ट्रेडिंग कर लो, नहीं तो आप आईपीओ लगा लो। चलो बढ़िया आपने छोड़ दिया, वरना एंड रिजल्ट मुझे भी लगता है काफी डिफिकल्ट हो सकता था वहां सिचुएशन बिल्कुल में। बिल्कुल होता है। मैं तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझता हूँ क्योंकि जहां भी आपको इजी मनी मिल गया आप कुछ और करना ही नहीं बट क्या चाहेंगे। पैसा कमाना आसान होता है, नहीं होता है? पैसा कमाना, मुझे लगता है कि किसी भी चीज जिसके पीछे भी आप टारगेट करके भागते हो वो सब कुछ करना मुश्किल है और इम्पॉसिबल था। मतलब आप अगर अच्छा कर रहे हो कोई भी काम तो पैसा बाय प्रोडक्ट आएगा, चाहे कोई भी काम कर लीजिए। लेकिन अगर आप पहले दिन से, आज के यूथ में आप देखेंगे नहीं, लेकिन मेरा पहले दिन मोटिव से तो ये है कि पैसा ही है बहुत ना। मोटा पैसा मिलेगा तो मैं अच्छा काम करूंगा। आज हाँ। सबका देख लीजिए, बहुत मोटा पैसा मिलेगा तो मैं अच्छा काम करूंगा। आप अच्छा काम करिए, आपको बहुत मोटा पैसा मिलेगा, लेकिन मोटा पैसा मिलेगा तभी अच्छा काम करूंगा, ये जो अप्रोच आ गई है ये गलत है। लेकिन भैया मोटिवेशन तो पैसा होता है ना यार, सबसे बड़ा मोटिवेशन है लेकिन पैसा। इनिशियली आप कुछ भी करने जा रहे हो, आप कैसे कह सकते हो? इनिशियली कोई भी इंसान जब कुछ भी करता है तो वो अपनी शर्तों पे नहीं करता है। वो अपनी शर्तों पे वही इंसान कर पाता है जब वो अपने आप को एक लेवल पे बना लेता है कि अब चीजें मेरी शर्तों पे होंगी, मेरे हिसाब से होंगी, तब बहुत मोटा पैसा है।
इनिशियली कभी भी नहीं है, कहीं भी नहीं है मोटा पैसा। आप किसी भी बिजनेस में चले जाइए, आप एजुकेशन सेक्टर की बात कर लीजिए, कहीं भी आज मैक्सिमम लोगों के साथ यही है। यूट्यूब पे भी आप देखेंगे, आप मेरे 50,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए, फिर मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाता हूँ। नहीं, आप ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा दीजिए, लोग अपने आप कर देंगे। ऊपर वाला भी बैठा है देने को, हिसाब किताब करने को बैठा है। कहते हैं ना कि प्रकृति देती कुछ भी नहीं है, बस लौटाती है। तो आप इसको देंगे तो आपको वापस मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी इंटेंशन से सोच रहे हैं कि पहले वापस मिलेगा तो मैं इसके लिए कुछ करूंगा, तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी क्या है भैया, हमें सिखाया तो ये गया है ना कि जेब में पैसा तो लोग पूछेंगे भाई तू कैसा, हाँ, बिल्कुल सही तो बात है। लगता है ना कि यार पैसा ही कमाया जाए, यही सबसे मेन हाँ, नहीं मोटिवेशन है। पैसा कमाया जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन काम पे फोकस करके आप पैसा आएगा कैसे? मतलब सिर्फ पैसा आप सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग से पैसा आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। मतलब कि आपने 10,000 रुपये उधार ले लीजिए, प्रेशर में कोई काम नहीं होता। आप देखिए ना, प्रेशर में सचिन तेंदुलकर अच्छा नहीं खेल पाता था। जब एक प्रेशर है कि ये काम ऐसे करना है, आपने 10,000 रुपये ट्रेडिंग में किसी से लेके लगाए, इतना प्रेशर है यार, डूब नहीं जाए। जहाँ पे ये डर है, तो उस डर के साथ काम अच्छा नहीं हो सकता। जहाँ पे ये डर ना हो, तब आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। डर में, प्रेशर में तो आप कोई काम अच्छा कर ही नहीं सकते। कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने अपनी लाइफ में ये लाइन तो 2012 में लिख दी थी कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। बट मैंने खुद अपनी लाइफ में गिर के बहुत बार सीखा है कि बहुत मुश्किल होता है उठना। लेकिन इसका अपना अलग मजा है। जब आप गिरते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को जानते हो अपने बारे में। बेसिकली आपको अपनी औकात पता चलती है, और फिर जब आप दोबारा उठते हो तो बहुत मजा आता है। भैया इसमें दो बात बताओ। सबसे पहले एक तो आपने कितने स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ा दिया है, मैंने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा शिक्षित दिया? कर दिया है? शिक्षित तो मुझे लगता है कर दिया होगा, बहुत मिलियंस को कर दिया होगा, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत लोगों को कर दिया, आज और के हर साल 1 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम यूट्यूब पे किसी न किसी तरीके से उसको फायदा यूट्यूब छोड़ पहुंचाएं। दो, जो आपसे क्लास लिया है यूट्यूब पे मैंने एक्चुअली क्या है कि मैं एक ऐसा टीचर हूँ जिसने यूट्यूब पे कंप्लीट कोर्सेज पढ़ाए। कोई फ्री, डेमो नहीं है मेरा, फ्री कोर्सेज पढ़ाए मैंने यूट्यूब पे, कंप्लीट कंप्लीट, नॉर्मल नहीं। और हमेशा नई चीज़ें करने की कोशिश की है। जैसे इस बार भी मैं जब यूट्यूब पे आया 8-9 महीने, लगभग 1 साल के ब्रेक के बाद, तो मुझे था कि यार क्या कुछ करना है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार बच्चों को कहाँ, मतलब मैं हर वीडियो ये सोच के बनाता हूँ कि लोग इसको ये कहते हुए शेयर करें कि देख इसमें ये काम की बात है। कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो मैं ये ज़रूर सोचता हूँ। तो मैंने इस बार कुछ नया लेके आया। मैंने कहा यार अल्ट्रा कैल्सी सिखाते हैं बच्चों को, आज कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत है। तो अपडेट अगर आप करते रहो तो आपको देखेंगे लोग और आपके कंटेंट को अप्रिशिएट करेंगे। बाकी ऐप पे जैसे हमारे नहीं 1 अब मिलियन लोग हैं, और मैंने क्या अलग-अलग, ऐप पे 1 मिलियन लोग हैं, हाँ, और और उसमें से पेड भी होंगे, हाँ, मतलब मतलब कोर्स भी ले रखे हैं लोगों ने। हाँ, ब्रिलियंट यार। ऑलमोस्ट किसी न किसी ने ले ही रखा होगा कोई अरे ना कोई वैसे तो मैं कोर्सेज़। जितने भी फैकल्टी से बात करता हूँ, टीचर से, इवन अलग भी से बात करी थी, उन्होंने ये कहा था कि आप मोटिवेशन उनके, आपको याद हो तो। अच्छा, मैंने हाँ, आपको शायद आपने एक वीडियो शेयर किया था एक मेरे बार को। आपको भेजा भी बिल्कुल, था। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। उन्होंने भी यही कहा था कि ही ऑल्सो अप्रिशिएट, और बहुत सारे मतलब लेट्स लर्न, अपने हिमांशी और ये लोग भी हाँ, सब आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और आपको बहुत चाहते हैं। आई थिंक इसलिए चाहते हैं कि आपने पूरा का पूरा कोर्स डाल दिया। हाँ, सब कुछ फ्री पड़ा है। 2017 में सबसे पहले हमने तो शुरू लगा किया। नहीं रेवेन्यू हिट हो जाएगा मेरा, कैसे डाल दूं? नहीं, 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 ऐसा वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। और बच्चों की संख्या इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लासेस, मेरा कोर फोकस था, प्राइमरी था कोविड से पहले। ऑनलाइन सेकेंडरी था कि भाई ठीक है, तो मैंने कभी ऑनलाइन बनाने पे ध्यान नहीं दिया। और मैं अनअकैडमी के साथ रहा ऑलमोस्ट 5.5 साल। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बच्चे पढ़ाएं। हाँ, मतलब मैं हर चीज़ में खुश रहने वाला आदमी हूँ। मुझे हर चीज़ अच्छी लगी है, और मुझे कोई रिग्रेट ज़िंदगी में इस बात का नहीं है कि मुझे शायद वहाँ पहुँचना था और मैं नहीं पहुँच पाया। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे हूँ तो मैं ज़िंदगी को जी रहा हूँ। मतलब मेरे लिए जो कहते हैं कि एक लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, कि मैं इसका एक वक्त भी ख़राब नहीं जाने दे सकता। मुझे बच्चों के साथ टाइम बिताना है तो बिताना है। मुझे सुबह टाइम से जगना है तो जगना है। मुझे रात को कितना भी इम्पोर्टेंट काम है, टाइम से सोना है तो सोना है। माँ बाप के लिए वक्त देना है तो देना है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं आज भी ऑफलाइन क्लासेस खोल लूँ, या मैं आज भी बहुत और मेहनत करके हो सकता है कि पर मंथ और 40-50 लाख रुपए ऐड कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ। बट मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी फिर वापस नहीं मिलेगी, इसको जीना भी तो मकसद है। तो जो आपने वो कहा था 50 करोड़ रुपए लगेंगे मेरे को लेना है, तो मतलब फ्लो फ्लो में कह दिया था, मीन क्या था? नहीं, उस टाइम बहुत वैल्यू भी थी। उस टाइम हमारे अलावा और कौन ही था। मतलब हम बहुत करते थे। आप सोचो कि हम कोई भी अगर एक बैच लॉन्च करते थे तो मतलब 70-70, 80-80 मिलियन हमारे लॉन्ग वीडियोज पे ओवरऑल व्यू होते थे, अगर कोई भी बैच लॉन्च किया है। तो बहुत अच्छा स्कोप था कि कोई भी कंपनी के साथ जाएंगे तो वो उतना रेवेन्यू कर सकती है, उतना पैसा हमसे कमा सकती है। बट इथिक्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ लॉन्ग टर्म
बना भी नहीं कि मान लेते हैं अनअकैडमी के साथ 5.5 साल किया तो ऐसा नहीं कि फिर 10 साल उन्हीं के साथ कर रहे हैं, किसी के साथ भी। तो एथिक्स बहुत रहे, मतलब जो भी काम किया तो ये है कि रात को नींद प्रॉपर आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी ना हो जो गलत हो जाए। आज भी आप अगर देखें तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कि मैंने कोई गरीबी बेची है। आज बहुत ट्रेंड है कि आप डिस्काउंट भी नहीं देते हैं? हाँ, मतलब डिस्काउंट नहीं, हम कहते हैं कि आप हेल्प ले लीजिए जिसको ज़रूरत है, आप हेल्प ले लीजिए जिसको ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हमने आज दिवाली है तो ऑफ़र निकाल दिया, या आज मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं अभी, तो मैं अब क्या करूँगा, एक ट्रेंड चला के कि 3 मिलियन पे आपको सरप्राइज़ दे रहा हूँ, फोमो क्रिएट करूँगा और थंबनेल पे उस तरीके की चीज़ें डालूँगा, फिर अंदर आके कोई कोर्स और डिस्काउंट बेच के दिखाऊँगा कि मैं आपके भले के बारे में सोच रहा हूँ, और जबकि टारगेट मेरा ये होगा कि नहीं, मेरा आज का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें मैंने कभी नहीं की। हो सकता है बिज़नेस के लिए ज़रूरी हो, मैं ये मानता हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि एजुकेशन में मैं ये नहीं कर पाऊँगा। मैं आज आपको बता आज देता तक हूँ, भी नहीं दिया डिस्काउंट? नहीं मतलब डिस्काउंट नहीं कभी, हमेशा हेल्प, कि भाई आप हेल्प ले लो, जिसको ज़रूरत है वो। और अभी भी हमारे यहाँ भले ही टीम कुछ ना हो, लेकिन 3 लोग इस चीज़ के लिए अभी भी हैं कि किसी को पास पैसे नहीं है, कोई पढ़ना चाहता है तो उसको कैसे कोर्स फ्री दिया जाए, कैसे क्या किया जाए, वो अभी भी है। मैं और बिज़नेसेस भी करता हूँ, जैसे मॉडर्न बास्केट मेरा ब्रांड है। हाँ, ग्रेटर नोएडा में आप देखेंगे, नोएडा ग्रेटर नोएडा में काफ़ी इनकी आउटलेट्स हैं, तो ये मेरा है। और सुपर चाय में भी अभी मैं पैसा डालने वाला हूँ। तो मुझे और बिजनेसेस हैं जहाँ पे मुझे दिमाग लगाना भी ठीक लगता है कि भाई ठीक है, यहाँ पे हम लगा सकते हैं, बट एजुकेशन में पता नहीं दिल ने गवाही नहीं दी कभी कि एजुकेशन कि में पैसे का सौदा नहीं करूंगा। हाँ, पैसे का सौदा नहीं करेंगे, फिर एक शिक्षक और गुरु में शायद अंतर ना रह जाए। इसलिए मैंने कभी गरीबी नहीं बेची। जो मैं करता हूँ तो बच्चों के सामने खुल के जीता हूँ, उनको पता है कि भाई का लाइफ स्टाइल ऐसा है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। वैसा तो इंटेंशन क्या कभी नहीं रहा। तो क्या आपको मैं बताता एक- हूँ, अभी थोड़े दिन पहले, मतलब आपको बड़ा शौक लगेगा, मुझे बेस्ट ब्रिज से मेल आया। मतलब ये लोगों को भी बड़ा आशा लगेगा कि भाई को बेस्ट ब्रिज से भी मेल आ चुका है फंडिंग के रिगार्डिंग। लेकिन वही चीज़ें होती हैं कि आपको क्या कोर फंडिंग दे बिजनेस रहे थे? करना पड़ेगा। नहीं मतलब वो डिस्कशन हुआ हमारा, एक लंबा डिस्कशन हुआ कि कैसे क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आज तक हाईएस्ट वैल्यूएशन आपको क्या ऑफर करी गई है? मतलब ऐसे वैल्यूएशन तो उतनी बात आगे बढ़ती नहीं है, और ऐसे नंबर्स बोलना भी बड़ा थोड़ा खराब सा लगता है ये सब चलो ठीक है, चीज़ें। छोड़ हाँ, दो। बट बाकी मेरे और ब्रांड्स का बिलियंस में, मिलियंस में, इतना बता दो। भगवान ने चाहा और ब्रांड्स का आईपीओ आएगा तो मैं तब आपके साथ करूंगा पॉडकास्ट और खुल के बिजनेस पे बोलूंगा। बट एजुकेशन में होने की वजह से बड़ा ख़राब सा लगता है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में लाखों में बच्चे पढ़ाए। हमारी 27-28 ब्रांचेज थी, मेरे सामने बैठा करते थे 7-8 हॉलों में बच्चे, और मैं सैटेलाइट से पढ़ाता था। 2016-17 की बात आपको बता रहा हूँ। उस टाइम भी अगर किसी बच्चे ने आके मेरे को ये कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरा फीस कम कर दीजिए, मैंने निगाह नहीं उठाई आज तक कभी किसी को ये कहने के लिए कि नहीं क्यों आप करना चाहते हो। मैंने क्यों क्वेश्चन भी नहीं किया। उसने कह दिया मतलब मैंने कर दी। मैंने अपने स्टूडेंट से आज तक फीस पे डिस्कशन नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगता। आज भी अगर मैं अभिनय मैथ्स पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं कभी ये नहीं दिखाना चाहता यार ये बैच आप ले लीजिए, इसकी फीस है। बताना भी हो तो मैं बहुत जल्दी में रहूँगा कि यार ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कॉल करके कि यार आपको फ्री बैच अनाउंस करना होता है, आपको बच्चों के लिए कोई लड़ाई करनी होती है सरकार से, तो आप बहुत एनर्जी के तो साथ अभी करते रिसेंटली आपने एक हो। लड़ाई की थी, क्या लड़ाई थी वो? वो लड़ाई ये थी कि रिजल्ट के अंदर 800 ऐसे ओवरेज बच्चों को ले लिया गया था। 1,65,000 में 800 ऐसे ओवरेज बच्चों को ले लिया गया था जो एलिजिबल नहीं थे। तो हमारा ये कहना था कि आप 800 अगर, और ये कौन से एग्जाम में हुआ था? ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, सोचिए ग्रुप बी गजेटेड यूपीएससी के बाद ये सेकंड नंबर का एग्जाम है यहाँ पे। तो लोगों को ये था कि यार तुम क्यों ये सब चीज़ों में पढ़े हो, 1,65,000 में 800 बच्चे ले लिए गए तो क्या ही हो गया ये वो। और मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। मैं पहले हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में पीआईएल डाली, वहाँ से रेस्पॉन्स नहीं आया। मैं फिर हिम्मत नहीं आ रहा, फिर हम कैट गए और कैट के अंदर जाके हमने पेपर से एक दिन पहले रिजल्ट रिवाइज कराने पे मजबूर कर दिया था। और सोचिए 1134 नए लोगों को मौका मिला और उसमें से बहुत सारे लोगों को फाइनल नौकरी भी मिली। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जो लोग कहीं नहीं थे, प्री में ही आउट हो गए थे, उनको फाइनल नौकरी मिल गई। तो ये सब चीज़ें करके बहुत अच्छा लगता है। खुद से पैसा लगाया, लीगल में अनुभव हो चुका था अच्छा खासा लीगल का, आपको बताइए। ये बता नहीं सकते ज्यादा। ज़्यादा हाँ, बता नहीं सकते, बट इसीलिए लीगल का ये कुछ अनुभव था। बेचारे भैया एक्चुअली बहुत सर परेशान थे, इसकी वजह से अभी थोड़ा सा आप इनएक्टिव भी हो गए थे। कुछ लोग बोले भी आपको कमेंट्स में कि यार आप कहाँ 8-10 गायब हो महीने, गए। एक साल के ये लिए। बहुत डिफिकल्ट समय था। बट लड्डा साहब भी उन लोगों में से एक हैं, कुछ एक लोग ही हैं जिन्होंने उस वक्त में भी हालचाल पूछा और जाना कि भैया बताना कोई भी किसी तरीके की मदद चाहिए, अरे- तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या लड्डा बात साहब कर रहे हो आपका। भैया, लड्डा बड़े साहब से भाई बहुत हैं। प्यारे, ये बहुत प्यारे इंसान है। मतलब इतने कम प्यारे इंसान बहुत कम मिलते हैं।
कम प्यारे इंसान। हाँ मतलब बहुत बहुत अच्छे ये हैं। उल्टा बोल दिया उन्होंने, है ना? अच्छा नहीं, नहीं पर चलना यही चाहिए, मजा इसमें ही आएगा। मतलब ऐसे नहीं यार, प्यारे इंसान बहुत कम मिलते हैं। हाँ अरे नहीं बहुत। अच्छा मेरे को एक और बात बताओ भैया, जैसे अपने बिजनेस की बात कर ली, लाइफ की बात करी, मुझे क्या लगता है बच्चे की लाइफ होती है ना, स्टूडेंट लाइफ होती है, चाहे वो एक स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे वो पैसे कमाने की स्टार्टिंग वाली लाइफ में हो, इन दोनों जगह जो सबसे बड़ा डंटा आता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप फंस जाता है। और आपने कहा कि यार मेरे को भी लगता है कुछ तो भी तो है, ये क्या है? मतलब रिलेशनशिप फंसता है, ये सपोर्ट होता है या अगेंस्ट होता है? कौन सा सपोर्ट होता है, कौन सा अगेंस्ट होता है? मतलब पता नहीं किन लोगों की कुंडली में ऐसा सपोर्ट होता होगा, बट बहुत रेयर ही होता है ज्योतिष के हिसाब से भी मुझे लगता है। सपोर्ट बहुत रेयर, मतलब आप मान सकते हैं 5-10% ऐसे लोग होते होंगे जिनको सपोर्ट होता है। अब मान लेते हैं किसी का पार्टनर में कम दिमाग है थोड़ा सा, आप समझिए मेरी बात को, देखिए सारी प्रॉब्लम दिमाग की है। अगर आपके पास दिमाग है तो आप जल्दी से कन्विंस नहीं होते हैं, आपके अपने थॉट्स हैं, तर्क हैं। अब जिन लोगों को लाइफ में आगे जाना है, जो बहुत एम्बिशियस हैं, उनके पास आपको पता है दिमाग होता है। वो एक्सट्रीम वाले लोग होते हैं कि यार कुछ कर गुजरना है, ठीक है। तो अब दोनों में से अब वो जो दिमाग वाला बंदा होता है ना, कि वो पार्टनर भी फिर दिमाग वाला ही ढूंढता है, क्योंकि कंपेटिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर उसने दिमाग वाला ही पार्टनर ढूंढना है तो बड़ा मुश्किल होता है फिर वहाँ पे। हाँ, दो दिमाग वाले मिलने के बाद बहुत मुश्किल होता है। वही लोग खुश हैं या वही लोग सपोर्ट है उनके लिए जहाँ पे जिनके पार्टनर में कोई एक कम दिमाग वाला है, कि वो ग्रुप डी की भी नौकरी कर सकता है। तो समझ लो कि क्योंकि एक हायरार्की तो है ही, दिमाग की भी हायरार्की है, जिस तरीके से जॉब की हायरार्की है वैसे दिमाग की प्यार भी में ये सब हायरार्की थोड़ा देखा जाता है। नहीं, प्यार देखिए, आप किस प्यार की बात कर रहे हैं, मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, हाँ, ओपनली मतलब रिलेशनशिप की प्यार, बात कर रहा हूँ, हाँ, लड़का लड़की के प्यार की बात कर लड़का रहा हूँ। लड़की के प्यार में मतलब उसकी किस आई होप फेज सो, की, लड़का लड़की के हाँ प्यार। लड़का लड़की के प्यार के आप किस फेज की बात कर रहे हैं, मतलब अगर आपका देखो प्यार दो अभी फेज है, शुरू हुआ है, एक तो है एजुकेशन वाला फेज, हाँ, दूसरा है पैसे कमाने के लिए, जस्ट मैंने एजुकेशन कंप्लीट हो गई, पैसे कमाने की मैं दौड़ में जा रहा हूँ। दोनों जगह पे रिलेशनशिप इंपॉर्टेंस देती है, दोनों फेज की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं अगर कभी किताब लिखूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम की पराकाष्ठा तब तक ही रहती है जब तक लड़के ने ये इजहार कर नहीं दिया है कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। जिस दिन लड़के ने ये कह दिया कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, या जिस दिन लड़की को महसूस हो गया, जो मैं देखता हूँ इतने सारे रिलेशनशिप में, उसमें होता क्या है पता नहीं। पहले तो ये कहा जाता था कि लड़कों को बहुत जल्दी प्यार हो जाता है, बट अभी जो समझ में आता है वो ये है कि लड़कियों को बहुत जल्दी हो जाता है, या फिर लड़कियां एक्सप्रेसिव ज़्यादा होती हैं, लड़कों को थोड़ा सा वक्त लगता है। बट लड़के ऐसा नहीं है कि उनको प्यार नहीं है तो वो आपके साथ नहीं है, या कम प्यार है तो वो आपके साथ नहीं है, वो होते हैं। अब लड़की को बहुत जल्दी हो गया, दो लड़के रिलेशनशिप में आए, एक लड़का लड़की, लड़की को बहुत ज़्यादा है, वो ओवर एक्सप्रेसिव है, लड़का उतनी जल्दी नहीं हो पाता। तो लड़की के दिमाग में ना ये छोटी छोटी चीज़ें घर करती जाती हैं कि यार ये तो मेरी बात सुनता नहीं है, पता नहीं इसको मुझसे प्यार है या नहीं, वो बोलेगी आप मेरे साथ उतना घूमने नहीं जा रहे, उतना वक्त नहीं दिया आपने, मुझे प्रायोरिटी नहीं दी, ये सब चीज़ें। लेकिन लड़की अभी प्यार कर रही है तो वो हर चीज़ को सहती जाती है। अब एक स्टेज आती है 2-3 साल बाद जब लड़के को प्यार होता है, लड़के का प्यार जब एक्सट्रीम पे पहुंचता है, जब उसका प्यार एक्सट्रीम पे पहुंचता है ना, तब तक लड़की थक चुकी होती है। ये मैक्सिमम रिलेशनशिप की कहानी है। अब वो थक चुकी होती है, तो अब जब लड़का ज़्यादा प्यार शो कर रहा होता है ना, तो भी उसको अच्छा नहीं लग रहा होता। कहती कि तब तो मैं थी, तब तो तुम ऐसा नहीं करते थे, तब तो मैं कह के थक जाती थी। अब लड़का क्या करे, वो कहता है कि मैं अब तो कर रहा हूँ ना, अब उसको उतनी वैल्यू नहीं रही उस चीज़ की। फिर लड़के के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि यार अब उसने इतनी इंपॉर्टेंस पाई होती है, फिर वो इंपॉर्टेंस उतनी कम होती है क्योंकि वो उल्टा देने लगता है लड़की को। वहां पे क्या होता है कि लड़की उतनी तेजी से दूर भागती है जितनी तेजी से तो वो पास नहीं आए होते, और मैक्सिमम रिलेशनशिप का यहाँ पे एंड हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो गया। आज आप देखते हो कि ब्रेकअप के बाद लड़के बहुत परेशान, क्योंकि लड़के का ब्रेकअप तब होता है जब वो एक्सट्रीम प्यार में होता है, और लड़की उस एक्सट्रीम प्यार से निकल चुकी होती है। इसलिए लड़कियों की तकलीफ कम है, लड़कों की तकलीफ ज़्यादा है। आप मानते हैं लड़कों को तकलीफ ज़्यादा है, तो वो इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उनका ब्रेकअप हुआ ही तब है जब लड़की की तरफ से अटेंशन कम हो गई थी। उसका शुरू हो गया ख़त्म हो गया था, और आपका शुरू हुआ था। भाई भी हंस रहे, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अच्छा, आपके साथ नहीं हुआ, तो ये है। तो लेकिन लड़की के साथ फिर क्या है ना कि लड़के कैमरे पे सबको ये बोलना होता है मेरे साथ नहीं हुआ, हाँ, उसके साथ हुआ है, सब शेयर कर देंगे दोस्तों, वो खुद नहीं बोलेंगे। सबको यही लगता है कि मेरी वाली अलग है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, सबको यही लगता है, जबकि सबका एक जैसा है। हो सकता है उसका अभी कटा है, आपका थोड़े दिन बाद कटेगा, बट कटना सबका है। आप बहुत दिल टूटे आशिक जैसे बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ। और ये रिलेशनशिप में भी संभाला है, और ये दोनों, और लड़के के दिमाग से ना मानसिक रूप से उस लड़की को जाने में जमाना लग जाता है, पता है।
एक लड़की आज ब्रेकअप से निकली है, 3 महीने बाद शादी करके अपने हाथ पे सोनू का नाम लिखा सकती है, अपनी लहंगे के दुपट्टे पे सोनू की दुल्हनिया लिखा सकती है, जबकि अभी अभी मोनू के पास से गई है। लेकिन उसके बाद मोनू ये कहता है मुझे अब शादी नहीं करनी है। वो सालों साल इसी चीज पे घर वाले मनाने पे लग जाते, मुझे अब शादी नहीं करनी, मुझे अब शादी नहीं करनी। आप सोचिए, और तो इसमें ये करियर थोड़ा और नेचुरल भी है, ये नेचुरल भी है, हो सकता है। अब मैं तो लड़की बना नहीं हूं तो मुझे पता नहीं, मुझे लगता है नेचुरल होगा कि लड़कियां जल्दी मूव ऑन कर लेती हैं, बट लड़के नहीं कर पाते। और शायद इसके पीछे एक वजह ये भी है कि लड़की छोड़ के ही तभी जाती है जब वो रास्ता बदल चुकी होती है, जब उसकी मंजिल कोई और हो चुका होता है। ये भी एक बड़ी कमाल की बात है, इसीलिए उसको मूव ऑन करने में वक्त नहीं लगता है। और लड़के के साथ क्या है कि वो जब लास्ट में जाती है तो लड़की हमेशा यही सोच के जाती है कि ठीक है, आप देखेंगे मैक्सिमम लड़कियों को वो यही कहेगी यार अब हम एज ए फ्रेंड रहेंगे। लड़कियों का ये रहता है, लड़के को इस बात से बहुत प्रॉब्लम है। दोस्त बन के रहना, वो एक गाना राहत फतेह अली खान का, तोड़ा दिल लोहे का द नहीं सजना, जब तुम कहती होगी दोस्त बन के रहना। लड़के को, लड़का क्या है मोहब्बत में जलालत की फिर हर हद तक जाएगा। उसको लगता है जितना परेशान कर सकता है वो उस लेवल तक जाएगा कि फिर मैं ये हर लड़के से कहना भी चाहता हूँ कि ये बहुत गलत है। इतना छोड़ दीजिए कि कभी साथ मिले तो एक कप कॉफी साझा कर सके और थोड़ा निहार सके। मतलब इतना भी मत करिए कि अब मिलने का कोई चांस ही ना हो। बट लड़के जनरली 90% 99% यही करते हैं। और इसलिए मैं लड़कों से भी ये कहूंगा कि उतनी ही मोहब्बत करिए कि कोई जाए तो संभल पाए। ऐसा ना हो कि कोई जाए और दम ही निकल जाए। मतलब साथ चलने के सफर में अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि अगर अकेले लौटना पड़ेगा तो कितना मुश्किल होगा, वो ध्यान में क्या कभी बात जाता है ही यार, नहीं। क्या सही बात और बोली जबकि यार। जाना चाहिए ध्यान में कि अगर अकेले लौटना पड़ेगा यार तो भी आई विल हैंडल माई सेल्फ, मैं कर लूंगा मैनेज, तब शायद उतना दर्द नहीं है। लेकिन जब आप इतने डूब चुके होते हो और अपने आप को इतना खाली कर चुके होते हो, लड़का क्या है मोहब्बत में फिर आखिरी तक अपने आप को पूरा खाली कर देता है। उसके पास कुछ बचता ही नहीं किसी को देने के और लिए, इसके माँ लिए बाप को आपको देने के लिए काफी प्यार नहीं लोग ये भी बचता। बोलेंगे कि नहीं लड़कियां ज्यादा होती है, मेरे को पता है काफी ये भी आएंगे कमेंट्स इसमें कि लड़कियों का सच्चा प्यार होता है, लड़कियां ज्यादा प्यार करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लड़कों को सपोर्ट करते हैं। नहीं नहीं, सपोर्ट करने वाली बात ऐसा नहीं है। मतलब मैं भी लड़कियों पे भी आऊंगा, ऐसा नहीं है। लड़कियों पे भी आऊंगा मैं। एक्चुअली क्या ना, लड़कियों का दिल उन्हीं का ज्यादा टूटता है। अब जैसे किसी लड़की ने किसी लड़के को कहा कि उसको उससे मोहब्बत है, तो लड़कों के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो मना नहीं कर पाते। है या नहीं है अलग बात है, वो बात इनिशियल तो फेज सही में है मना यार, नहीं करते। वो बात तो वो सही है। उसको क्या है लटका के रखेंगे। उस लटकाने में लड़की को और प्यार होता रहता है, होता रहता है। अब फिर उनको जब पता था पहले दिन से ही कि मुझे पसंद नहीं है, मैं इसके साथ आगे नहीं जा सकता, या बात पसंद की भी नहीं, एक वाइफ स्मैच करने वाली होती है। हमें हर लड़की को देख के वो वाइफ्स नहीं आ सकती, मतलब क्यों ही आएगी। तो उस केस में लड़कियों का दिल टूटता है ना, तो वो मजबूरी भी है। वो लड़का फिर लास्ट में तो तोड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं तोड़ेगा। तो लड़कियों की जो ब्रेकअप है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही ब्रेकअप है। और ब्रेकअप की एक वजह ये भी है कि वही जो मैंने समझदारी वाली बात आपको कही, क्योंकि प्रेम वो स्थिति है जब दिमाग शून्य होता है। लेकिन आज हम जिस एज में प्यार कर रहे हैं, जितनी दुनिया हम देख ले रहे हैं, इंस्टाग्राम वर्ल्ड से लेके हमारे पास इतना ज्ञान आ गया है, हर बात में हम तर्क ढूंढ ले रहे हैं, तो उस तर्कों के आधार पे प्रेम चलना थोड़ा मुश्किल है। तो ये एक वो दौर चल रहा है जब सबसे ज्यादा ब्रेकअप्स होंगे। इसके बाद फिर एक दौर आएगा जब लोगों को समझ में आ चुकी होगी दुनिया, जिंदगी। मैं भी यही कहता हूँ, मैं फाइनेंस वाला हूँ तो फाइनेंस की लैंग्वेज में कहता हूँ कि करियर वगैरह ना कभी भी रिलेशनशिप के ऊपर अगर आपको छोड़ना पड़ रहा है कि यार या तो रिलेशनशिप या करियर, तो कभी रिलेशनशिप सही था भी नहीं शायद। और वो कहते हैं ना कि शायद जिसको तुम अपना फ्यूचर समझ रहे थे तुम उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन थे। बिल्कुल। और अगर तुम उसकी ऑप्शन थे तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। मतलब तुमने जिसको अपना फ्यूचर और ऑप्शन का ही खेल है सारा। और जिसको तुमने वो एक और बहुत इंटरेस्टिंग लाइन में बोलता हूँ, ये मैंने कुछ हमारे पास भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं सीए के, तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि तुमने जिसको अपना फिल इन द ब्लैंक बना रखा है, कहीं तुम उसके एमसीक्यू तो नहीं हो, चेक कर लो पहले। और क्या इतनी ही दोनों तरफ से है या नहीं है, वरना हम लोग तो अपना करियर, कोई भी चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, कई बार गर्ल भी अपने करियर खराब कर देती है। वो करियर खराब मत करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शायद। वही देखिए, लड़के का करियर खराब होने के बाद उसका संसार में कोई नहीं है। लड़की को तो फिर भी कोई ना कोई पढ़ ही रहा है उसके लिए, तो कोई ना कोई मेहनत कर ही रहा है। बात तो सही है। लड़कों पे दायित्व ज्यादा है। लड़की को क्या है ना, डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की भी है और फिर बच्चे और पत्नी की भी है। 2 डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों पे हैं। तो वो सब मैनेज करना लड़के के लिए एक बहुत वही मुश्किल टास्क है अपने आप में। और लड़के ना ब्रेकअप के बाद शायद इसलिए भी नहीं निकल पाते हैं क्योंकि लड़कियों का अगर ब्रेकअप होगा तो जो उसकी दोस्त है ना, वो
कभी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही चर्चा करेगी कि तेरे पुराने वाले बंदे की। लड़कियां बड़ी समझदार हैं इस मामले में। दोस्तों के साथ प्रॉब्लम है दो लड़कों के पैक साथ। लगे नहीं कि सारी पुरानी यादें ये गम क्या में करेंगे चल भाई साहब, जाएंगी। वो कहते हैं ना कि दोस्त जब भी मिलने आते हैं तेरी याद दिला के चले जाते हैं। वो जरूर पूछेगा। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, मेरे इतने दोस्तों के ब्रेकअप हुए और मैंने इतने दोस्तों को संभाला है। कोई इस तरीके से फोन कर रहा है कि मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ हूं, ये आखिरी शाम है, मतलब इतने लोगों को मैंने संभाला है। तो मुझे वहां से यही लगता है कि तो मैं भी उन लोगों को आज तक टीस करता हूँ। उनकी शादियां हो गई फिर भी वो कहते भी हैं यार आप पत्नी के सामने थोड़ा ध्यान रखिए, लेकिन दोस्तों में ये चीज रहती है। तो वो बेचारे इसलिए भी लड़के भूल नहीं पाते उस दर्द को, क्योंकि दोस्त भी बार बार वो कुरेदते रहते हैं, यार उसने ठीक नहीं किया था तेरे साथ। और मैं तो अपने एक दोस्त का रिसेंटली किस्सा आपको बताता हूँ कि उसकी बंदी छोड़ के गई और हमारी बात भी नहीं हो रही थी, क्योंकि जब बंदी थी तो बंदी ने क्या किया था, दोस्त से सबसे दूर करा दिया था। जब वो छोड़ के गई, दोस्त अचानक से रोते हुए फ़ोन करता है कि भाई अब बहुत मुश्किल हो रहा है, ये वो समझाया। मैंने क्या हुआ कि अरे वो ऐसे ऐसे आ ही नहीं रही है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमने उसको कॉल किया, उसने हमें रो दिया। तो मुझे अपने दोस्त में सारी कमियां दिखने लग गई। मैंने कहा ये बदमाश है, मतलब नंबर 1 का। अब लड़की ने रो दिया, वो मुझे समझा रहा है इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि इसने मुझे छोड़ दिया, इसको कोई और मिल गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं लड़की पे पूरा ट्रस्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं यार, ये इसने खराब से बोला होगा, क्योंकि एक केस उसका ऐसे पहले भी हो चुका था। मैंने कहा तुम ऐसा कर रहे हो, ये वो ऐसा नहीं। यार मेरे को मतलब इतना सदमा लगा जब मुझे पता चला कि 3 से 4 महीने बाद उस लड़की ने शादी कर ली, और शादी में वो बिल्कुल खुश है एकदम। यानी कि दोस्त का जो इंट्यूशन था, वो है ना, लड़के को इंट्यूशन आ जाती है। लड़का अगर फ्रस्ट्रेट हो रहा है ना और परेशान हो रहा है और उसको ये लग रहा है कि लड़की दूर जा रही है, तो वो सच में दूर जा रही है। प्यार में लड़का इतनी इंट्यूशन तो लगा लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसको पता लग जाता है कि अब वो अटेंशन उसको मिल नहीं रही, ऑटोमेटिकली उसको समझ में आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको समझ में आ जाए तो यू टर्न ले लेना चाहिए, और उसी वक्त ले लेना चाहिए यू टर्न जब आप चल रहे हैं। चलते हुए यू टर्न लेना बड़ा आसान है, जब आप एक जगह जाके स्टक हो गए फिर आपको यू टर्न तक पहुंचने का भी मन नहीं करेगा अगर आप जाम में हैं तो सही वक्त रहते यू टर्न ले लेना चाहिए। और यही जिंदगी भी है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है यू टर्न लेना। अगर आपको मालूम चल गया है कि आप गलत रास्ते पे थे, या ये रास्ता आप दोनों की मंजिल अलग अलग हो जाएगी यहाँ से, तो उससे पहले लौट आना चाहिए। और इतना खाली होकर नहीं कि फिर आप किसी को देने के लिए कुछ ना बचे। लड़कों के साथ यही होता है, सब कुछ लुटा देते हैं, जज्बात, इमोशंस, पैसा, फिर ना किसी और को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। क्या खतरनाक बोल रहे हो सर, आप बोलते रहो, मैं सुनता रहूं, आपको अरे जहां ले जाना ले अरे जाओ। लड्डा साहब, आप तो इंटरेस्टिंग बोल रहे हो सर, बहुत वो बात मजा बोल रहे आया हो था जो आपसे एक्चुअल मिलके। एक्चुअल टच कर रही है, वो बात बोल रहा हूँ। हम लोग फाइनेंस से स्टार्ट हुए थे, पता नहीं कहाँ रिलेशनशिप पे चल गए, बट रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है आज के दिन, चाहे करियर हो चाहे फाइनेंस हो, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले बहुत करती है। इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि प्ले आपके करती है। फाइनेंसेस बिगाड़ने वाला या सही करने वाला आपका आप पार्टनर ही होता ट्रेडिंग है। कर रहे हो और आपका आपके पार्टनर के साथ झगड़ा हो जाता है, आप प्रॉफिट बना के दिखा देना मुझे, आप प्रॉफिट बना के दिखा देना, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जितने भी काम है, चाहे वो ट्रेडिंग हो या हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं और पढ़ाते भी हैं, अगर बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चल रही हैं तो आप उतना अच्छा परफॉर्म थोड़ी कर पाओगे। कोई क्रिकेटर हो, आप देखते होंगे जिन क्रिकेटर्स के साथ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, वो बहुत दिनों तक परेशान रहते हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, आउट ऑफ द फॉर्म चले जाते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन रिलेशनशिप को मुझे ऐसा लगता है कि एक ही तरीका है, वो जो लड़की कहते हैं ना कि दोस्त बन के रहना है, तो वो हर वक्त दोस्त बन के रहने में ही रिलेशनशिप को अच्छा जिया जा सकता है। मतलब आप जब भी मतलब बहुत हावी होने की कोशिश करेंगे, बहुत डूबने की कोशिश करेंगे, तो ये शायद नेचुरल एक प्रोसेस है कि आप किसी के पीछे जितना भागते हैं वो चीज़ आपसे उतनी दूर भागती है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए बहुत पीछे नहीं भागना है और सर पे नहीं चढ़ाना, हावी नहीं करना है कि नहीं नहीं अब ऐसा है, सब कुछ, मेरी दुनिया पूरी इसी से है, सब कुछ इसी से है, उसने बर्थडे पे केक नहीं भेजा तो मैं परेशान हो रहा हूँ। मतलब मेरा अपना जिंदगी में एक फंडा रहा कि मेरी अपनी एक अलग दुनिया है जिसमें सिर्फ मैं हूँ। तो आप अपने आप को अगर प्रायोरिटी नहीं दोगे, लड़के जनरली यही गलती कर देते हैं कि अपने आप को प्रायोरिटी देना बंद कर देते हैं जब किसी रिश्ते में जाते हैं। तो वो आपने एक सुना है ना कि वो जो लड़का कह दे, लड़की पहले तो आपको आपके माँ बाप से दूर कर देगी और फिर बाद में वो ये डायलॉग दे देगी कि तुम तो अपने माँ बाप के नहीं हो, मेरे क्या होगे। मतलब कहने का मतलब वही है कि जब लड़का अपने आप को ही प्रायोरिटी देना बंद कर देना, तो लड़की के दिमाग में ये आए या ना आए ऑटोमेटिकली होता है कि ये अपने आप को जो इंसान प्यार नहीं कर पा रहा, मुझे क्या कर पाएगा। और लड़कियों को जनरली शायद वैसे लड़के भी अच्छे नहीं लगते जो बहुत ज़्यादा मतलब पीछे रहना, हर चीज़ में टोका टाकी, ये सब चीज़ें करना। तो आपको मोह छोड़ना पड़ेगा। मतलब आप प्रेम कर सकते हो, बट आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं, लड़की के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब
लड़की की वो जब तक बहुत प्रेम में नहीं होता तब तक उसको किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है, लड़की अपने फ्रेंड के साथ घूमने जा रही है कोई दिक्कत नहीं है। जब उसको अचानक से बहुत प्रेम होता है या उसको मोह कह लें, जब उसका प्रेम जो है वो मोह में कन्वर्ट होता है, तब फिर उसको हर चीज़ से तकलीफ होती है कि तुम इतनी रात तक घर से बाहर क्यों हो, तुम दोस्तों के साथ क्यों गई, तुमने इतना कॉल पे क्यों बात किया। वहाँ पे जब फिर लड़की जब को लगता है ना, प्रोटेक्शन पॉसेसिवनेस बन जाए तो दिक्कत है। हाँ हाँ, लेकिन प्रोटेक्शन है ही पजेसिवनेस। लड़कियां चाहती नहीं कि मतलब आप बहुत प्रोटेक्टिव रहो, उनको वो पजेसिवनेस ही लगती है। तो वहां पे फिर दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि प्रेम में जहां स्वतंत्रता लड़की को लगता है कि छीनी जा रही है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस प्रेम को कंटिन्यू रख पाना। तो प्रेम में स्वतंत्र, वो मैं कहता हूँ ना, एक मैंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी कि मैं चाहता हूं कि तुम आओ, मैं चाहता हूं कि तुम आओ, लेकिन तुम तब आना जब तुम चाहो। तो अगर प्रेम ऐसा है ना कि जब तुम करो तो ठीक है, मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ये करो, जब तुम्हारा दिल करे तब तुम करना। और वो अगर आप इसी अप्रोच के साथ प्रेम में आगे बढ़ रहे हो तो आपको कभी दुख नहीं होगा, आप अपने काम भी कर पाओगे। क्योंकि देखिए प्रेम ना जब मोह में बदलता है तो अति हो जाती है, और अति के बाद हर चीज का अंत है। मैं कह रहा हूं ना, प्रेम की पराकाष्ठा तब तक ही है जब तक तुमने ये कह दिया किसी ने कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। प्रेम की पराकाष्ठा यानी कि टॉप खत्म हो गया, हर चीज में टॉप आता है। टॉप के बाद या तो आप वहां पे रहोगे, जिसके बहुत कम चांसेस हैं, आपने सपोर्ट बनाए, आप थोड़ा सा नीचे आ जाओगे। तो टॉप पे आपने जितनी जल्दी पहुंचने की कोशिश कर ली, उतनी जल्दी नीचे आना पॉसिबल है। धीरे धीरे करके ऊपर जाओ, फिर टॉप आएगा, फिर धीरे धीरे करके नीचे, एक दिन खत्म हो जाना है सब संसार। और हम इंटरेस्टिंग। भी है कि नहीं। तो अति नहीं करनी है किसी चीज की, क्योंकि अति के बाद तो अंत है, किसी भी चीज की अति के बाद अंत है। इंटरेस्टिंग। भैया काफ़ी डीप चले गए हम यहाँ पे। अब मुझे एक और चीज़ बताओ, जैसे आपने लाइफ में फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा किया है, आपने बहुत, आपका ड्रीम क्या है बताओ पहले तो। आपको याद है सर, आपने जो मेरे को अरे बताया था, अरे, क्या वो सेम ड्रीम है अभी? हाँ मतलब है। अभी अभी तो लाइफ पिछले 2 साल में काफी बदल गई है। शायद ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें सोची थी, बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, और ऑनलाइन आके बताई तो पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं बड़ी की नज़र बहुत बड़ी चीज़ होती है, और आपने अपने आप को नज़र लगा ली, क्योंकि जब ऐसा हुआ है उसके बाद ही चीज़ें बहुत ख़राब रहीं। बट मैंने मतलब अपने आप को हमेशा हर हाल में खुशी रखा है। मुझे लगता है भगवान ने जितना दिया बहुत दिया है शायद। तो चलो एक चीज़, इसको ना आपका जो स्ट्रगल है ना वो सबके लिए लेसन बनाते हैं। आप मुझे 3 या 5 मनी हैक्स बताओ जो आप समझो अपनी लाइफ से कि अगर मेरे पास, मैं पैसा कमा लूँ या मैं कमाने की जर्नी में जा रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए मनी हैक्स हो सकते हैं? क्या मेरे को ध्यान रखना चाहिए? क्या मैं गलतियाँ कर जाता हूँ? क्या नज़र को आप मानते हो, नहीं मानते? क्या पॉइंटर है? ठीक है 4-5 ठीक है, पॉइंटर्स मैं बताओ। 4-5 पॉइंटर। पहला तो एक ये सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी है कि मेरे अकाउंट में आज 80 करोड़ रुपए पड़े हैं, अब तो ठीक है, मैं कोई भी डिसीजन ले लूँ कोई दिक्कत नहीं है और मेरा तो लाइफ कट जाएगी। एक तो सबसे पहली तो गलतफहमी यही है, आपके अकाउंट में कितने भी पड़े हैं, लेकिन जब वो उसमें से निकलना शुरू होता है ना, वो कहते हैं ना कि कोई भी खान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब इलीगल माइनिंग होगी तो वो खत्म हो जाएगी एक दिन। तो एक तो ये नहीं सोचना है, आपको हमेशा कमाए रहना पड़ेगा, कमाते रहना पड़ेगा, और उसी अप्रोच के साथ चलना भी पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते आज मैंने इतना कमा के रख लिया, अब तो मेरा तो जो लाइफ कट आजकल लोग जाएगी। कह रहे हैं कि अगर मेरे पास जितनी मैं मंथली एक्सपेंडिचर करता हूँ, एनुअल एक्सपेंडिचर करता हूँ, 10 लाख का एक्सपेंडिचर अगर मेरे पास 2.5 करोड़ हो गया तो मैं रिटायर हो जाऊँ, तो ये नहीं समझ आता आपको? हाँ, नहीं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। ये मैंने सोचा था, ये मैंने, यही तो मेरी गलती रही कि फिर कुछ भी डिसीजन ले लो, ठीक है यार इतना पैसा है, ठीक है। लेकिन इस सोच के साथ आप खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी सकते, हर महीने पैसा आना चाहिए। और एक वो अच्छा एक्टिव अमाउंट, इनकम आनी चाहिए। एक्टिव इनकम होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपके एफडी से आ रहे हैं 25-30 लाख रुपए या रेंटल इनकम आ रही है, आप काम करते रहेंगे तभी आप खुश भी रहेंगे। तो वो एक इंटरेस्टिंग। बहुत चीज़, पहली चीज़ जो मैंने सीखी वेरी लाइफ वैलिड से। पॉइंट। और दूसरी चीज़ मैंने सीखी कि लीगल डॉक्यूमेंट बहुत सोच समझ के साइन करना चाहिए। जो दूसरी चीज़, कई बार हम बहुत पैसा हमें मिल रहा होता है तो हमें लगता है कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलो साइन कर देते हैं, क्या है, क्यों ही पढ़ना है। तो क्योंकि आजकल कोर्ट हो या कहीं भी हो, मतलब लोगों को बिजनेस के मायने अलग हैं, और हमारे जैसे बंदे जो एजुकेशन है, तो आप अगर ये सोचते हो कि आप बहुत एथिकल हो हम और आप एथिक्स, 99% लोग सब भूले ही, हमारे हमारे जैसे ही है, मेरे जैसे हाँ, ही है। मैं भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, वही अगर दिल आप की अगर ये बात हो गई तो सोचते हो हो गई। कि यार एथिक्स के बेसिस पे मैं कोर्ट में जाके जंगें जीत लूंगा, तो नहीं। बहुत खराब खराब कंपनियां बैठी हैं जो सिर्फ आपको बर्बाद करने पे ही पैसा लगाएंगी। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, और मेरे साथ ये चीज़ें रही इस खराब दौर में भी, कि तो मैं ये आप मानता लीगल हूँ डॉक्यूमेंट सोच समझ के साइन करो, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी पॉइंट। इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सोच समझ के, और 2 लोगों लाइफ से खत्म सी हो कम जाती बैठ है, करा हाँ, के। लाइफ बिल्कुल खत्म आप होने वाली फंसे हो बात है। जाते हो, पता है। और जब आप ऐसी चीज़ों में जाते हो तो मैंने क्या देखा, आप जो भी काम करने लगते हो लड्डा, सब कोई भी काम, आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं ट्रेडिंग ही करना शुरू कर दूँ, तो मैं ट्रेडिंग में ही पागल होने लगूंगा, मेरे को यही अच्छा लगने लगेगा, सब कुछ इसी से, मुझे पूरी दुनिया, रात भर दिमाग में दिन रात यही चीज़ें चलने लगेंगी, कुछ भी आप। जैसे मैंने अपने टाइम पे क्या देखा कि जब मैं लीगल टसल में फंसा हुआ था, अरे पुलिस से मिलना है, ये वकील से मिलना है, इसी में मजा आने लगा।
मतलब मैं ये सोचता हूँ आज से अब पहले मैथ्स की जगह लॉ के फैकल्टी बन गए। ये मैं सोचा यार लॉ करनी है, अब तो मेरे दिमाग में चढ़ गया यार लॉ करनी है, अब तो लॉ करनी है, लॉ करनी है। मतलब मैं ये सोचता हूँ, आज आपको बता रहा हूँ, अगर आज हम में से आप में से जितने लोग देख रहे हैं, कोई भी अगर हम आज सब्जी बेचने लगे ना, तो 3 दिन बाद पता है, 3 दिन चलिए कम वक्त हो गया, 30 दिन बाद 40 दिन बाद हमें इसी चीज में मजा आने लगेगा, यार तेरे को टमाटर कितने रुपए किलो मिले, मेरे को आलू कितने, हमें इसी में मजा आने लगेगा जो आप करने लगते हैं। तो जो लॉजिकल लोग आज कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, घर पे खाली बैठे हैं, मैं आपको बता दूं रील देखने में मजा आने लग जाएगा। हाँ, बेरोजगारी का भी अपना कंफर्ट है। आप अगर किसी भी चीज को आदत बनाने लग गए ना, आपको उसी में मजा आने लगेगा, आपको उठने का मन ही नहीं करेगा। आप सोचो आपको रील देखने में मजा आने लगा ना, आज रील लोग क्यों देख रहे हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, माता जी से पूछ लीजिए, आज 6 लोग घर में एक ही रूम में बैठे हुए, उनके पास बात करने के लिए नहीं है, सिर्फ रील देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे परिवारों को जानता हूं कि किसी बच्चे की बात तो माँ की बात फोन पे ज्यादा हो जाती है जितनी घर में नहीं हो रही, बेटा सामने रह रहा है, क्योंकि सब मोबाइल में लगे हुए हैं। मम्मी अलग से लगी हुई, मम्मी को 8 बातें इंस्टाग्राम पे पसंद आ गई, उनके अलग से अब स्टेटस मेरे तो दादी जी आजकल भेजती है। हाँ स्टेटस भेजती होंगी, वही मैं कह रहा हूँ, हाँ, स्टेटस लगा फेसबुक देंगी। की वो भेजती है मेरे को कि देख बेटा मैंने ये सुना है। हाँ, और मतलब और वो आपको क्या है ना, और बाबाओं के आजकल बाबा इतने ज्यादा चल रहे हैं, बाबाओं को आपने देखा एक अलग दौर है देश में, और वो ज्ञान दे रहे हैं बाबा, वो उनको पता है उनकी टारगेट ऑडियंस ही हमारे आपके मम्मी पापा हैं, जिनको उनको ये बताना है कि आजकल आपके बच्चे आपका ख्याल नहीं रखते, ये नहीं करते, उनकी टारगेट ऑडियंस है। तो आपके मम्मी पापा को वो बातें पसंद आ रही हैं, उनको फिर वो हिट कर रही हैं दिमाग पे। इन बाबाओं ने, मैं बता रहा हूँ ना, आधे पेरेंट्स को तो इन बाबाओं ने पागल कर रखा है, बता बता के कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, जबकि ये खुद ऐसे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, इनकी अपनी अलग पत्नियां हैं और जिंदगी ऐस में काट रहे हैं, लेकिन इन्होंने घर के माँ बाप को इतना ज्ञान दे दे के, मम्मी को भी लगता है, मम्मी को कहो तुम क्यों इतना इंस्टाग्राम देखते हो, आजकल माँ बाप को भी नींद कहाँ आ रही है, आजकल बुजुर्गों को भी नहीं आ रही, क्योंकि पूरे दिन अगर आप मोबाइल पे देखोगे, मैं आपको लिख के एक बात दे रहा हूँ, आप सोने से पहले 2 घंटा मोबाइल नहीं छोड़ा आपने, तो आप कभी बेहतर स्लीप ले ही नहीं पाओगे। और ये बेहतर स्लीप वाला फंडा आपको 4 5 6 साल बाद समझ आएगा, जब आपकी उम्र 30 पार हो चुकी होगी, तब आपको पता चलेगा आप थायराइड पकड़ चुके हो, आपको विटामिन बी डिफिशियंसी है, आपको डी है, आपके शरीर में मैग्नीशियम दर्द नहीं होता है। है, तब आपको समझ में आएगा। अभी नहीं, अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आपको लग रहा है ज्ञान ले लेता हूँ, ज्ञान ले लेता हूँ, भाई कोई यहाँ आपको ज्ञान नहीं दे रहा है, सबके ज्ञान देने में पैसे बन रहे हैं, तो लोग ज्ञान दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपको लेना है आप लेते रहो, जितना आप ज्ञान लोगे उतनी बेचैनी आपके अंदर की बढ़ेगी, फालतू की चीजें हम जान रहे हैं। और सच में रील और रियल में इतना बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है, आप सोच नहीं सकते जितना बड़ा गैप है कि कैमरे की पीछे की कहानी क्या है। और आजकल एक नया ट्रेंड आया बिहाइंड द सीन का, लोगों को इसमें बहुत मजा आता है, किसको नहीं आएगा। आज मैं आपको दावे से कह रहा हूं, अभी आप किसी पिक्चर हॉल में शोले लगवा दीजिए, बहुत कम लोग देखने पहुंचेंगे और उनको लगेगा कि यार शोले देखने में क्या ही मजा है, देख चुके हैं इतनी बार, तो यार देखने भी जाएंगे 300 रुपये टिकट पे। मैं आपको कहता हूँ शोले के बिहाइंड द सीन चलवाइए, आप 1500 की भी टिकट बिकेगी और लोग थिएटर में जाएंगे बिहाइंड द सीन देखने के लिए। लोग पागल हैं बिहाइंड द सीन देखने के लिए, अपने लोगों को पड़ोस मतलब में नहीं क्या हो है रहा है घर में बड़ा मजा आता है देखने में कि भाई पड़ोसी में क्या चल रहा है, क्या पीछे से चल रहा है, वही जो मैं हमें कह रहा नहीं हूँ, दिख सकते। मजा आता है। लेकिन ये लोगों की गलती, हमारी इस देश के यूथ के प्रति क्या जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम क्यों दिखा रहे हैं? आज से पहले आप मुझे बताइए, कोई प्रधानमंत्री देश के बाहर जाता था तो देश में आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि आप वहां से क्या लेकर आए हैं, क्या कोई इंडस्ट्री आप लेके आए हैं, क्या इससे बेरोजगारी दूर होगी। आज आप देखेंगे कोई प्रधानमंत्री देश के बाहर जाता है, अंदर आने पे ये चर्चाएं होती हैं कि ट्रंप उनको बाहर तक लेने आया था या नहीं आया था। दिस इज ऑल अबाउट बिहाइंड द सीन ही तो है ये। क्या है, आज एक टीचर पढ़ाने से ज़्यादा इस बात पे फोकस कर रहा है कि कैसे वो ऑटो में बैठ के और ये दिखा रहा है कि वो कार लेने जा रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे बच्चे को इंटरेस्ट है। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, इस ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि इससे बहुत व्यूज आ रहे हैं। मतलब व्यूज आना इसका मतलब देश बर्बाद हो, यूथ बर्बाद हो, हमारा फोकस सिर्फ व्यूज पे। एक बात बताइए, आप अपने बच्चे को 8 घंटे मोबाइल फोन दिखा सकते हैं? नहीं दिखाएंगे ना। आपको माल, जबकि आपका बच्चा भी जिद करता है, आपके बच्चे को तो आप 24 घंटे मोबाइल दे दीजिए, उसको अच्छा लग रहा है। तो आपका बच्चा है और किसी दूसरे का बच्चा जिसके सपने थे कुछ बनने के, और आप उसको क्या दिखा रहे हैं, बिहाइंड द सीन। आज रील और रियल में यही सब तो कुछ अंतर रह सबसे गया ज्यादा कि चलता ही वही है कि भाई मैंने सबसे किसी ज्यादा गरीब चलेगा की behind the गरीब की scene। मदद होती है फोटो खींचने के लिए, हाँ, वही मैं कह और रहा वो हूँ, तो मिलियंस में बैठे वो सारे मिलियंस में क्रिएटर्स। बैठे वही तो। लेकिन ठीक है, जाओ, इस चीज का भी एक दिन बबल फटेगा, मैं आपको बता दूं। आज बहुत चीजों का फटा है ना। आज आप देखो स्केचर के स्टोर के बाहर फोटो लगी हुई है कार्तिक आर्यन की, और तमाम ऐसे लोग होंगे जो देख करके जूता खरीद रहे होंगे, अच्छा कार्तिक आर्यन पहन रहा है तो मैं भी पहनूंगा। लेकिन आप और हम नहीं खरीद रहे, हमें इतनी समझ आ गई है।
अगर मैं बात करूं यूएस की, वहां पे कोई सेलिब्रिटी इस तरीके से नहीं है कि वो ऐड करेगा, लोगों को समझ आ गई। पहले हम जब छोटे थे तो बोरो प्लस का ऐड देखते थे, करीना, मैंने यार करीना अब लगा वाइट रही है हो बोरो गई, प्लस, गुड। तो यार मैं भी लगाता हूँ। आज तो हमें पता है, आपको पता है। तो हाँ। वो वक्त दूर नहीं है, लेकिन हम क्या है कि लोगों को शिक्षित करने पे काम कर क्या रहे हैं। हम चाहते भी नहीं कि लोग शिक्षित हो, हमने उनको अपंग बना दिया। सरकार ने भी वही काम किया, क्रिएटर्स ने भी वही किया, और जो सरकार है वो भी ऐसे क्रिएटर्स को अवार्ड भी दे रही है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। जैसे मैंने देखा एक कोई क्रिएटर समिट था, उसमें मोदी साहब अवार्ड दे रहे हैं किसी को जो बंदा गेम खेलना सिखाता है। गेम खेलना सिखाना कितनी अच्छी चीज़ है, आप मुझे बताओ। आज मेरा खुद का 7 साल का भांजा, मेरे पड़ोस के बच्चे 7-7 8-8 साल के सिर्फ गेम में पागल है, यूट्यूब चैनल बना रहे लेकिन हैं, सर गेम खेल रहे गेमिंग हैं, तो गेम बहुत बड़ी खेल रहे हैं। इंडस्ट्री भी बनती जा रही है सर, बहुत क्यों? अच्छा कमा भी रहे लोग यार। मैं वही यार, लेकिन कमा रहे हैं। आप एक बात, आज लोग गेम खेल रहे हैं तो कमा रहे हैं, हाँ मानते हो ये बात है नहीं? हाँ आज मैंने यहाँ चाय का स्टॉल लगाया, हाँ लोग आसपास के सारे चाय पी रहे हैं, हाँ तो मैं कमा रहा हूँ। हाँ। और वो सारे चाय का स्टॉल लगा लें तो चाय कौन पिएगा एक आगे आने वाले वक्त में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो मैं उनको ये ज्ञान दूं कि आप भी चाय का स्टॉल खोलिए, क्योंकि मैं चाय के स्टॉल से कमा रहा हूं। तो क्या सारे लोग चाय का स्टॉल खोल लेंगे तो चाय पिएगा कौन? भाई लेकिन सबका इंटरेस्ट नहीं होगा ना। जैसे गेमिंग वाला मेरा थोड़ा सा अलग ओपिनियन है, क्योंकि गेमिंग एक बहुत बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री है और इंटरनेशनल लेवल की इंडस्ट्री है। और जो गेमिंग क्रिएटर को मिला था, मेरे को नाम भी पता है, इज अ वेरी गुड क्रिएटर और बहुत अच्छा डिजर्व भी करता है, बिकॉज उसने गेमिंग की इंडस्ट्री को इंडिया में बूस्ट किया था। वो खैर बिकॉज अच्छा, ऑफ आप गेमिंग नहीं मुझे था। बताइए, बस एक बात मुझे बताइए, क्या गेमिंग फिजिकल हेल्थ के लिए सही है? क्या गेमिंग मेंटल हेल्थ के लिए सही है? क्या 8 घंटे स्क्रीन पे बिताना एक 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे के लिए, क्योंकि जितने भी गेमिंग क्रिएटर हैं उनकी जो ऑडियंस है वो सिर्फ 8 10 बच्चे साल है, ये 15 बात साल के ठीक है, बच्चे हैं। ये बात समझ आई आपकी। तो क्या वो लॉजिकल। सही है? सही गलत तो जानना, मजा आना एक देखिए अलग चीज है कि मजा आ रहा है, वो काम कर रहे हैं, उनका काम बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा काम है, लेकिन उस काम से दिशा क्या मिल रही है लोगों को? मेरा मुद्दा ये है कि मैं ये मानता हूं कि अगर उससे, जैसे अब टीचर्स पे, मैंने टीचर्स के लिए भी कहा ना कि आप पढ़ाने के कंटेंट पे इसलिए फोकस नहीं करते क्योंकि पढ़ाने के कंटेंट पे व्यूज कम आते हैं, तो आपने और काम पकड़ लिया। हम इन्फॉर्मेशन, आज मैक्सिमम टीचर तो आपको बता दूं तो न्यूज रिपोर्टर बने हुए हैं। उनको लगता है कि ये न्यूज देंगे, एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल रखेंगे। आप देखना इस चीज पे आगे आने वाले वक्त में रूल आएगा। अभी आपको पता होगा यूट्यूब ने बोला है कि हम ऐसे वीडियोज पे पैसे नहीं देंगे जहां पे आप किसी और की आवाज इस्तेमाल करके कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। लगा ना यूट्यूब को? नहीं, एआई नहीं, आप चल रहे हो, आपने गाना लगा दिया और आप उससे पैसा कमाना चाह रहे हो, पैसा कमाने की होड़ है भाई। तो यूट्यूब ने, इसका मतलब यूट्यूब ने भी उस कंटेंट की वर्थ को जीरो माना है, तभी माना। यूट्यूब आज ये कहता है कि एक 7 साल का बच्चा यूट्यूब पे बैठ के गेम नहीं खेल सकता, उसका चैनल ब्लॉक हो जाएगा। आपको पता है गेमिंग क्रिएटर्स क्या कहते हैं कि आप आधा घंटे के लिए अपने पेरेंट्स को बिठा लीजिए पास में, तो नहीं होगा। जिस चीज को यूट्यूब ने बैन कर रखा है, और बहुत सारे देशों में यूट्यूब बैन भी है, अगर हम देखें तो बहुत सारे देशों में इंस्टाग्राम भी बैन है। आज आप किसी भी बड़े आदमी से बात करिए, वो सब कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम बहुत एडिक्ट करता है, बहुत गंदा एडिक्शन है। अच्छा, तो किसी को शराब से ऊपर के नशे भी लग सकते हैं, बहुत अच्छा है, उसका भी बिजनेस अच्छा चल सकता है, बहुत पैसा आएगा। आप अभी खोल लीजिए अफीम की दुकान, इतनी बिकेगी क्योंकि लोगों को वो लीगल नहीं है, बिक नहीं रही, इसलिए आपसे लोग लेने आएंगे, आप जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा देंगे लोग। और आप कहेंगे मैंने यार बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया, मेरी अफीम की दुकान है, भीड़ लगी रहती है लोगों को, और जो है मौका नहीं मिलता। लेकिन आप दे क्या रहे हैं? तो मेरा मानना वो है कि हम खुद से ही अगर पूछ के देखें कि हम क्या सही दे रहे हैं, क्या गलत दे रहे हैं, तो हमें खुद इसका जवाब मिल जाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ, आप आगे आने वाले 10 साल बाद हम और लड्डा साहब आप फिर बैठेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कितना कुछ बदल गया, या तो बहुत नीचे सब कुछ चला चुका होगा, या फिर ये बबल फट चुका होगा कंटेंट का और टीआरपी का। क्योंकि आज टीआरपी आपकी वैल्यूज जब तक व्यूज से काउंट होती रहेगी, तब तक कंटेंट का स्तर गिरता रहेगा, और गिरा है। आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिए क्या कर रहे हैं लोग, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, कि रेडी विद मी, तमाम तरीके। क्यों? क्योंकि व्यूज से, रेडी विद मी। क्योंकि आपने लोगों को व्यूज से, आज हम लोग कह देते हैं बैठ के मीडिया का स्तर बहुत गिर गया, मीडिया कुछ काम की बात नहीं दिखाता, क्योंकि मीडिया की भी टीआरपी व्यूज से ही नापी जा रही है, तो उसको भी व्यूज चाहिए। वो न्यूज नहीं दिखाएगा जिसपे उसको लगता है कि लोग बोर होंगे और लोग देखना नहीं चाहते। तो ये कंट्रोलिंग करना किसका काम था? कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री थी किसकी? भारत सरकार की ना। उनकी जिम्मेदारी थी कि क्या प्रसारित होना चाहिए और क्या नहीं। आज दूरदर्शन क्यों पिट गया? क्योंकि दूरदर्शन की टीआरपी नहीं है। दूरदर्शन एक सरकारी चैनल था, वो अलुल जलूल खबरें नहीं दिखा सकता था, इसलिए पिट गया था। लेकिन अब वो भी लेके आए हैं कैसी खबरें दिखाने वाला आदमी। अरे यार, आप तो यार ज्यादा खतरनाक बोल रहे हो। नहीं, चलो ये सब अपन सच अपने उस है। पे आते मैं हैं। इन सब चीजों से बहुत दुखी होता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे यार,
वो भी आज बहुत अच्छा आप क्रिएटर है जो गया है सर, वो भी बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन देता है सर, जो डीडी पे गया है। अच्छा, बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन देता होगा, लेकिन लोग तो हम्म। नहीं पसंद करते क्योंकि हम्म। उन्होंने मीडिया में रहते हुए जो मीडिया का वास्तविक काम था वो नहीं किया। हाँ वो बात ठीक है यार। आप देखिए ना, वही क्रिएटर है जिसके सामने मोदी जी ने बैठ के कह दिया था कि बाहर पकौड़े लगाने वाला भी रोजगार है, और उसने सवाल का जवाब नहीं दिया था। मैं कैसे मान लूं कि बढ़िया क्रिएटर है? आज मैं देखिए बहुत क्वेश्चनिंग। ज्यादा यूथ से कनेक्ट रहता हूं, और हम्म। मैं देख रहा हूं कि देश में कितनी तरीके की समस्याएं हैं और हम्म। हो क्या रहा है। अब आप देखिए, मैं मैं जितना डिस्कशन को थोड़ा सा न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं नहीं इतना आप मैं जैसे बहुत सारे लोगों खतरनाक को लग रहा बोलते हो होगा कि मैं यार। मोदी जी के बारे में कह रहा हूं, मैं आपको बता नहीं देता हूं, मोदी जी तो देश यार हमारा सही हाथ में है, हम्म। लेकिन सही हाथों में नहीं। मोदी जी के अकेले सही रहने से देश की तरक्की नहीं हो सकती, कि मोदी जी का इन्फ्लुएंस मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। जब तक वोट मोदी जी के नाम पे मिलते रहेंगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि हम विधायक और एमपी बना क्यों रहे हैं? हम एक राष्ट्रपति चुनाव कर लेते हैं जैसे यूएस में होता है, और सीधे मोदी जी को खड़ा कर देते हैं। कितना कम खर्चा है। क्योंकि आज आपने कंगना रनौत का एक इंटरव्यू देखा होगा, वो कह रही है मेरे हाथ में कुछ नहीं है। एक एमपी आज हमारे देश में ये कह देता है मेरे हाथ में कुछ नहीं। आज आप भी एक कंपनी चला रहे होगे, क्या आप सारी चीजें देख लेते हो? आज आप यहाँ बैठे हो, आपके लोग काम कर रहे होंगे, और आपने ऐसे लोगों को नियुक्त किया होगा जो सही काम कर रहे होंगे। महात्मा गांधी जी ने डिसेंट्रलाइजेशन, क्या एक गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री का जिम्मेदार होना जरूरी है, या उस गांव के मुखिया का? गांव के मुखिया का, तो गांव का मुखिया ठीक होना चाहिए। गांव का मुखिया ठीक होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष ठीक होगा, किसी राज्य का विधायक ठीक होगा, तब तो जाके देश आगे जाएगा। तब तो हम देश को जो है विश्व गुरु बना पाएंगे। 2047 में हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। कैसे? स्कूल बंद कर रहे हैं। जहां आज 10 किलोमीटर पे स्कूल नहीं है, हर 1 किलोमीटर पे ठेका खोलने की प्लानिंग चल रही है सरकारों की, हम कह रहे हैं कि हम भारत को विकसित भारत बना देंगे। तो हम बहुत गलत दिशा में हैं, यूथ भी। इसलिए आजकल आप देखते हैं कि मैं कोई पॉडकास्ट या कुछ भी नहीं करता हूं, मेरा खून खोलता है बहुत, जो देश में हो रहा है वो देख के। सब अपनी मस्ती में, लेकिन सही बात है, आपने कहा जो गेम वाला है वो उसकी लाइफ अपनी बढ़िया चल रही है, जो टॉप टॉप लोग हैं, मतलब देश ऐसे करके सिमट रहा है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ऐसी तैसी है कि बहुत वक्त बाद, 2 4 5 साल बाद ऐसा हो जाएगी कि कुछ चुने हुए लोगों पे बहुत पैसा होगा और बाकी सब जनता रोड पे सिर्फ राशन मांग रही होगी। उस दिशा में हम देश को लेके जा रहे हैं। बहुत हैवी हो गया भैया ये तो। अब मेरे को अपन पॉइंट्स पे चलते हैं वापस से, ये तो बहुत हाँ। ज़्यादा हैवी चले गए अपन। 1 2 3 पॉइंट्स हो गए जो मनी की आपने मिस्टेक्स बता दी। 4th पॉइंट बताओ भैया। मैंने ये देखा है आपका, मैंने जितना भी आपसे बात की, जितना भी आपको जाना है ना, मैंने आपके बारे में ये जाना है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो आपका व्यू सही हो सकता है, गलत हो सकता है सामने वाले के पर्सपेक्टिव में, उसका आप पे कंट्रोल नहीं है। मतलब आप उसका व्यू कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मेरा व्यू नहीं कर सकते, मैं आपका कंट्रोल नहीं कर सकता। बट जो मेरा व्यू है वो मुझे अपनी उसी शिद्दत और कॉन्फिडेंस के सामने प्रेजेंट करना, ये एक बहुत बड़ी आर्ट है और बहुत डिफिकल्ट आर्ट है। हमें अपनी पार्टनर के साथ अपना व्यू डिस्कस करने, अपने मम्मी पापा के साथ अपना व्यू, अपनी फीलिंग डिस्कस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और सेंसिटिव मैटर में वहां पे भी अवॉइड करते हैं कि ले चल बाकी सारी बात कर दी है, तो सेंसिटिव मैटर है छोड़ देते हैं। आप सारे सेंसिटिव मैटर पे वित्ती ही शिद्दत से, वितनी ही एकदम शालीनता से अपने व्यू रख रहे हो, विच इज वेरी यूनिक। थैंक यू वेरी मच लड्डा साहब। मैं तो भूल गया हम कहाँ पे थे। वो बच्चों की बात आती है तो थोड़ा सा मेरा खून खौल जाता है। हाँ हम और थे मनी की मिस्टेक्स हाँ, में, जैसे मनी की आपने मिस्टेक्स बताया पे एक कि सबसे बड़ी पैसों चीज के जो ऊपर। मैंने गलती की और मैं लगातार करता भी हूँ, मैं लेकिन लोगों को सजेशन देना चाहता हूँ कि खर्चे कम करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल काम है खर्चे कम करना। जो भी एक बार आपने खर्चा पाल लिया, तो खर्चे आपको सोच समझ के ही करने हैं, जो आप आखिर तक, जब आपके पास कम पैसा भी हो तो भी आप मैनेज कर पाए, क्योंकि निभा सके। मतलब कहते हैं ना कि वादा उतना ही करना चाहिए जो हम निभा सके। तो खर्चे पे कंट्रोल बहुत रखना चाहिए। मैं कभी नहीं रख पाया, आज भी नहीं रखता हूँ, और मुझे लगता है जब तक वो जिंदगी मैंने है, देखा है भैया, आपके खर्चे तो आ, खुला चलते हैं। मतलब, और जब तक जिंदगी है तब तक जितना मैं बोलता हूँ उसमें 1 2 जीरो ज्यादा ही लगे रहते हैं आपके आ, खर्चों में तो मैंने ये चीज नहीं की, बट मुझे लगता है कि होनी चाहिए मेरे घर में। लेकिन मेरे घर में और लोगों की है, और लोग मैनेज करते हैं, बट मैं नहीं करता हूँ। मुझे लगता है क्योंकि मेरा संघर्ष भी बहुत लंबा रहा है, तो मेरे को अब कुछ साल जिंदगी के मिले हैं, तो मैं सोचता हूँ कि क्या सोचना बट है। ठीक खर्चे है, पे कंट्रोल किया जाए या इनकम को बढ़ाने पे फोकस किया हाँ, जाए, क्या मेरा यही रहता इंपॉर्टेंट? है कि इनकम को बढ़ाने पे फोकस करते हैं। बट ये होता है ना कि अब खर्चा तो आज करना है, अब आज तो इनकम बढ़ नहीं सकती, तो उस दिन तक पेशेंस रखना भी, और परेशान ना होना कि मेरे अकाउंट का पैसा खर्च हो रहा है, एफडी से निकल के पैसा खर्च हो रहा है, वो भी तो चीज़ है ना, कि वो बेचैनी भी नहीं होनी चाहिए। तो लोग ये कह देते हैं बहुत कि भाई आप खर्चे कंट्रोल मत करिए, बट कमाने पे फोकस करिए, बट पैसा आएगा कहाँ से उस वक्त में ना। एक फाइनल चीज पूछता हूँ आपसे, आपकी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक जो फाइनेंस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड या
कोचिंग से रिलेटेड हो, जो आपके ट्यूशन के आप जो क्लासेस है तो उससे रिलेटेड हो, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है? सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे जो और लगती छोटी है, भी हो सकती है वो चीज़, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे शायद। लिए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये चीज मैं जानता था कि मैं एजुकेशन में बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, मैं एजुकेशन को बिजनेस नहीं बना सकता हूँ। वो जो बाई प्रोडक्ट पैसा आएगा वो आएगा, बट मैं चिल्ला नहीं सकता हूँ, मैं थंबनेल पे फोमो क्रिएट करके डिस्काउंट दे के बिजनेस बढ़ा नहीं सकता हूँ। जो बिजनेस के रूल्स हैं सही हैं गलत हैं ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, अभी तक तो लोग सही मानते हैं। तो फिर मुझे डायरेक्ट बिजनेस में नहीं आना चाहिए। तो ये मेरा मतलब जैसे मैं पहले काम कर रहा था कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे हूँ पढ़ाई, तो वो चीज़ें जब ठीक चल रही थी तो उसको मुझे लगता है कि, और मेरा ये नेचर है कि किसी ने भी कुछ भी कहा तो झट से तुरंत मान लेना। अब मैं उस चीज़ को चेंज कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, बहुत तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो आपका कोर नेचर होता है उसे बदलना मुश्किल होता है, बट फिर भी मैं सुधार करता हूँ कि अब ऐसा नहीं कि झट से किसी की बातें मान। क्रिकेट खेल रहे हो रेगुलर? क्रिकेट खेलता हूँ, बहुत मज़ा आता है, हरा के भेजता हूँ लोगों भैया की बॉलिंग देखना आप, मैंने इंस्टाग्राम पे बॉलिंग डाली थी खतरनाक, अभी वही डालते हो? को वही। वही डालते हो? इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी छक्के वक्के अच्छे मारता हूँ। अच्छे मारते हो हाँ और वही अपना फार्म हाउस पे हाँ। आता हूँ भैया। फाइनल चीज मेरे को बता दो कि मेरे लिए क्या लर्निंग है, मैं क्या करूँ इम्प्रूव लाइफ में? अरे आप इतना अच्छा कर रहे हो लाइफ में, मतलब इतना आप मेरे अच्छा को कर रहे देखते हो इधर उधर, आप ध्यान रखते हो मेरा, मेरे हाँ, को ये मैं पता है, रखता बट हूँ आप, एकदम। मैं क्या बेटर करूँ, क्या लगता है आपको, या हमारा डिस्कशन हुआ तो उसमें क्या आपको लग रहा है कि यार अनंत तू छोटा भाई है ये ध्यान रख, या मेरे कोई वीडियो आपने देखा हो कि यार ये ध्यान रख, या कोई आपने मेरा बिजनेस के रिलेटेड आपको, या लाइफ के करियर के रिलेटेड, बच्चों के रिलेटेड, मेरे जस्ट बेबी बॉय हुआ है, बच्चों के रिलेटेड आप हाँ, बोलते हो कि ये ध्यान रख, क्या रखूँ ध्यान? बच्चों के लिए तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आपका इतना सारा वक्त आपके काम में जा रहा है और फिर आपको बच्चे को मोबाइल देना पड़ रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की। मेरे बच्चे 7:30 बजे सो जाते हैं, सुबह 5 बजे जग जाते हैं। और मेरे बच्चे ऐसे हैं कि अगर वो सुबह 5 बजे जग गए, जबकि कोई बहुत एज नहीं है, 4 साल, 3 साल, ऐसा नहीं कि आपको डिस्टर्ब करेंगे, उनको पता है कि अगर पापा सो रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं करना। वो चुपचाप से उतर के चले जाएँगे, अपना बालकनी में देखेंगे खड़े होके, अच्छी साँसें लेंगे। ये सब चीज़ें बच्चों को जब आप इस इस लेवल पे देखते हैं, और आज के बच्चों को जैसे आप देखेंगे तो वो बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खा रहा है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को करनी चाहिए कि बच्चे को जितना कम से कम स्क्रीन की आदत डालें। आज मेरे बच्चे, अगर मैं मोबाइल चला रहा हूँ तो मुझे बोल देते हैं, पापा आँख खराब हो जाएगी, आप मोबाइल मत देखिए ज़्यादा। मतलब वो मुझे बोल देते हैं इस चीज़ को, और खुद भी कभी उनको देखना है, टीवी देखनी है कुछ, एक ही टीवी है हमारे पूरे घर में, मैं तो टीवी बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। तो वो ये बोल देंगे कि मैं 10 मिनट के लिए टीवी देखना चाहता हूँ, तो 10 मिनट ही देखेंगे वो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा। तो बच्चे पे मैं ज़रूर कहूँगा आपको, वैसे बच्चा आने के बाद बहुत टफ हो जाती है लाइफ। अभी स्टार्टिंग के तो सेकेंड बेबी है तो मेरे को थोड़ी आदत है। आदत है ना, हाँ। हाँ। तो मतलब बट फिर भी बहुत मुश्किल तो होती है, वही दिमाग में पूरे टाइम वो कोकोमेलन बजना, बच्चा सो नहीं रहा है, ये दिक्कत वो दिक्कत, तो उसको ध्यान रखा जाए। उसको ध्यान रखा जाए मतलब। और आपको मज़ा भी आएगा जब आप मज़ा तो बच्चों को आता ही बहुत है ज़्यादा सर, टाइम मज़ा तो देते आता है हैं। सर, सुकून मिल जाता है एक। हाँ रैपिड फायर पूछूं कुछ, क्विक, हाँ। 2 मिनट में एकदम एक एक वर्ड में आप आंसर दो। आपकी लाइफ की फर्स्ट कार? GLS थी मेरी, GLS 450। प्राइस? उस टाइम, अभी तो 1,60,00,000 की आ रही वही है। फर्स्ट कार थी? हाँ वही फर्स्ट कार थी, अभी भी है। अच्छा, उसी कार को मेंटेन कर रहे हो आप। बाइक इससे पहले क्या चला रहे थे, कब ली थी ये? 2018 के शुरुआत में ही ले ली और थी। उससे पहले क्या चलाते थे? उससे पहले क्या चलाता था, कुछ नहीं, ऑटो वगैरह में जाता था। ऑटो से सीधा हाँ 1 करोड़ मतलब की गाड़ी? पहली कार ही थी मेरे फादर के पास उस टाइम, XUV थी वैसे। अच्छा, क्या किया आपने कि आपको ये गाड़ी मिल सके? लाइफ में क्या चेंज किया, या कोई गोल बना के प्लान किया था? नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं ये गाड़ी लूंगा, 3 महीने में ही हो गया था सब। अच्छा। 3 महीने पहले तक कोई प्लान नहीं था ऐसा। कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो आपको याद हो, कोई एक ऐसा स्टूडेंट, जिसकी बहुत कहानी आपको याद हो? बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बट कुछ कहानियां जो हमेशा मतलब याद करके बड़ा अच्छा लगता है कि एक बच्चा, मेरी क्लास में 2 बहन भाई आया करते थे और मुझे बड़े अच्छे लगते थे, बहुत सीधे से थे, इतने सिंपल लगता भी था उनको देख करके, बड़ा तरस्सा भी मुझे आता था। तो वो 2-4 दिन जब नहीं आए थे तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप लोग क्यों नहीं आए थे, तो उन्होंने बताया कि वो हमारे फादर ATM गार्ड हैं और उनकी जॉब छूट गई थी तो आने का किराया नहीं हो पाएगा, तो हम अभी नहीं आ पाएंगे, ऐसे करके उन्होंने बताया। तो मैंने कहा आपने यहाँ पे फ़ीस जमा की है, तो उन्होंने बताया हाँ, उन्होंने 50% अभी फ़ीस दिया, बाकी देंगे। तो मैंने उनकी फ़ीस भी रिफ़ंड कराई और वो बच्चे बाद में सेलेक्ट भी हुए और मिलने भी आए। तो वो एक बहुत अच्छा पल होता है और सुकून होता है कि आप किसी को किसी
कि मंजिल तक पहुंचाते हैं। उनके माँ बाप भी बड़ा फ़क्र करते हैं। आपकी आज तक की सबसे महंगी परचेज? मेरी आज तक की सबसे महंगी परचेज तो हम बात कर चुके हैं लड्डा साहब इस पे पहले। कार ही है? नहीं कार तो कई सारी हैं मेरे पास, बट कितनी कार है? रहने देते हैं ना, इस वाले क्वेश्चन से लोग हर्ट हो जाते हैं। तो मतलब सब लोगों के पास अपनी अपनी है, मम्मी पापा बच्चे वाइफ भाई बहन सबके पास है। तो इंटरेस्टिंग। ठीक है, बाकी GLS तो बस मैंने ऐसे अब रखा हुआ ही है क्योंकि इतने साल हो कोई गए ड्रीम साथ। अभी जो पेंडिंग है? अब ऐसा नहीं है, मतलब अब तो ड्रीम यही है कि संसार से मोह को लगातार कम करना है, संसार से विरक्ति लेनी है। और आप भी बाबा वाली बात कर रहे हो अब। हाँ, मतलब कोई भी मैथ वाला बंदा होता है वो लास्ट में स्पिरिचुअलिटी चला जाता है। हमारा ये है, हमारी कुंडली भी यही कहती है। मेरी कुंडली में केतु 10वें स्थान में है, जिसमें पुतिन का है। मैं एक अच्छा शासक हो सकता हूँ, बट मेरा चंद्र भी उसी में है। तो चंद्र क्या करता है कि मन को कई बार, जब चंद्र और केतु साथ में होते हैं तो मन को कई बार वो कमजोर करता है। फिर आप मतलब आप अशांत अपनी, कर देता है। हाँ, आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते हो। हनुमान जी, हाँ, वो वाली स्थिति हो जाती है। आपको याद दिलाना उसके पड़ेगा। लिए मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, जो मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके कर रहा हूँ। अमेजिंग। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट एंड टू दिस कंप्लीट डिस्कशन। थैंक यू भैया, आप आए। बहुत अच्छा लगा। और मेरे को ऐसा साहब, लगता है जब पॉडकास्ट बात कर लेते हैं ना तो ये एक बातचीत भी हो जाती है और आइस ब्रेकिंग बेस्ट हो जाती है ये। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 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 यार, आपसे मिलना हमेशा एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। और थैंक यू भैया यार। आपसे और आपके दोस्त भी हैं पुष्कर भाई, उनसे भी 2-3 बार मुलाकात अच्छा, हुई है। मिल वो लिया भी आप? बहुत बहुत बढ़िया इंसान है, और आपसे फ़ोन पे भी बात होती रहती है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे लगता है कि आप लाइफ में बहुत तगड़ा फोड़ेंगे। ऐसे अरे, लोग बहुत अच्छा करते हैं लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू। आई होप थैंक यू, अच्छा करेंगे सब लोग। चलिए सर, थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो नए हो चैनल पे तो फॉलो कर लो, और कुछ इंपॉर्टेंट सर के रिलेटेड जितने भी चैनल्स है वो सबको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सर के हैंडल्स, यूट्यूब चैनल जरूर चेकआउट करो। अगर घर में कोई बच्चा है उनको सर के यूट्यूब तक पहुंचाओ, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ सीखनी है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वो भी फ्री में सीखनी है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। पेड से बेटर सीखनी है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।